चलो भाई, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। हम लोग आज करेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन के साथ साथ रजिस्ट्रेशन और स्टैम्प एक्ट इफ रिक्वायर्ड। ठीक है, इफ रिक्वायर्ड मैं ये क्यों कहता हूँ, क्योंकि देखो रिकॉर्डिंग्स जो हो रही है वो टाइम स्केड्यूल में हो रही है। तो अगर दिए गए स्केड्यूल में ये चैप्टर्स हो जाते हैं तो मैं डेफिनेटली करूँगा। अच्छा, मेरे प्रीवियस वीडियो में मतलब लेक्चर 3 में मैंने कहा था कि दिस लेक्चर विल बी द लास्ट लेक्चर, whereas that is not the case. There is going to be one more lecture. तो अगर इस वीडियो में if I could not record your stamp act, so then it is going to be there definitely in the next video. Fair enough. तो देखेंगे किस तरीके से जाता है। अगर इसी में ही हो जाता है तो फिर उस लेक्चर की आवश्यकता नहीं हो। आई बात समझ में? तो दोस्तों, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या चीज़ें देखनी है, क्या क्या चीज़ें हमें समझनी है, ये देख लेते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन को हल्के में नहीं लिया जा सकता, ये बात आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ। ये तो विल ट्राई टू कवर ईच एंड एवरी पॉसिबल concept, each and every possible topic from the constitution. So let's first मॉड्यूल में मैं उसको ढूंढ लूँ। आई गेस ये सोर्सेस है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। चलिए भाई, मिल गया हमें हमारा चैप्टर। बट बिफोर आई स्टार्ट दिस लेक्चर, सी दिस इज द फोर्थ लेक्चर। सो बाय this lecture or till this lecture I have already recorded 3 lectures which has chapters approximately around 5, 3 and 4. 12 chapters I have so far recorded, right? And those are uploaded, available on this YouTube channel. Tell me one thing please first, क्या इन 12 चैप्टरों में से आपके 10 हुए अच्छे से? Did you complete at least 10 chapters out of the 12? If yes, then continue the video. If no, please go and first complete those 10 chapters and then come to this video. What is the need of watching this video if you have not done your revision or multiple readings of those chapters which we have already completed? What is the need that you are here? So please don't play with your career. Please don't manipulate yourself. Okay, don't give wrong confidence or wrong confirmation to yourselves. ठीक है, बेवजह का assertions मत दो खुद को, गलत बात है वो, गद्दारी है वो खुद के साथ, खुद के फ्यूचर के साथ, खुद के प्लान्स के साथ। इसमें तभी रहो इस वीडियो में अगर आपको लगता है कि आपके वो 10 चैप्टर ठीक से पढ़ के हो गए हैं। ठीक है, चलो शुरू करते हैं, लेकिन प्रभु का नाम, जय श्री राम। देखो भाई, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये क्या है सर? क्या क्या चीज़ें हैं इसमें काम की? देखो, हर बार की तरह जैसे आपको पता है कि मुझे ये आदत है कि मैं एक लिस्ट तैयार करता हूँ उन सारे कॉन्सेप्ट्स की जो इस कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए, हमारे मॉड्यूल में दिए गए हैं, राइट। सर आप ये लेसन आउटलाइन ही क्यों नहीं लेते? क्योंकि ये काफ़ी जगहों पे इसमें बहुत सारी चीज़ें जो इस लेसन आउटलाइन में नहीं कवर है, या फिर कवर है बट ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट में दिया हुआ है, ब्रॉडर कैटेगरी में डाला हुआ है। सो लेट्स फर्स्ट फाइंड आउट कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या काम की चीज़ है। देखो, कॉन्स्टिट्यूशन की अगर मैं बात करूं कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या काम का है, अगर मैं कॉन्स्टिट्यूशन की बात करूं तो उसमें क्या क्या काम का है, पहले वो समझ लेते हैं। यस, तो कॉन्स्टिट्यूशन का अगर लिस्ट तैयार कर लें, लिस्ट ऑफ कॉन्सेप्ट्स
इन द कॉन्स्टिट्यूशन, तो उसमें सबसे पहले आता है प्रियम्बल, फिर आता है नेचर एंड स्ट्रक्चर या नेचर स्लैश स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। फिर आर्टिकल 12, इसमें वो भी इंस्ट्रूमेंटालिटी टेस्ट है ना, वो वाला पार्ट। देन आर्टिकल 13 की डॉक्ट्राइन्स, सेवरेबिलिटी, एक्लिप्स एंड वेवर। आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। आर्टिकल 15, okay, आर्टिकल 15, आर्टिकल 15 is what? आर्टिकल 15 prohibition of discrimination on the grounds of discrimination on grounds of religion, etc. फिर आर्टिकल 16 equal opportunity in matters relating to public employment, opportunity matters to public employment. आर्टिकल 16, अब 17 18 तो है नहीं। आर्टिकल 19, आर्टिकल 19 इज guarantees, constitution guarantees 6 freedoms। सर आपने 17 18 पता है, न्यू सिलेबस वालों आपको पता है, आपको 17 18 नहीं, ओल्ड सिलेबस वालों 18 ध्यान से पढ़ना, 17 नहीं पढ़ोगे तो भी चलेगा। ठीक है, 6 फ्रीडम्स, 6 फ्रीडम के साथ साथ देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ रिस्ट्रिक्शन। आर्टिकल 20 बहुत काम की चीज है, प्रोटेक्शन इन केस ऑफ कन्विक्शन, केस ऑफ कन्विक्शन। आर्टिकल 21 प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, पर्सनल लाइफ, protection of life and personal liberty, sorry, life and personal liberty. Article 22 protection in case of arrest and detention, arrest and detention, बराबर। आर्टिकल 23 and 20 rights against what? Exploitation, राइट्स अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। फिर 25 से 25 से 31 तक हमारे सिलेबस में है ही नहीं, 25 से 31 अपने सिलेबस। 25 से लेकर आर्टिकल 25 से लेकर 31 तक न्यू सिलेबस में। ओल्ड सिलेबस वालों तुम्हें एक बात बता दूं, आर्टिकल 25 ढंग से पढ़ना,
ओल्ड सिलेबस वालों 25 ढंग से पढ़ना, देन 28 ढंग से पढ़ना, 30 ढंग से पढ़ना इस पूरी सीरीज। दिस इज फॉर ओल्ड सिलेबस। फिर आर्टिकल 32 नथिंग बट रिट पिटिशन, and then there are 5 type of writs. Okay, then article 36 to 51 talks about directive principles of state policy. Okay, इसको एक तरीका बताऊंगा कैसे पढ़ते हैं। आर्टिकल 51A talks about fundamental duties. जाता है आपका पार्ट 4 और ये हो जाता है आपका पार्ट 4A। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज। ये 8 मार्क के लिए ओल्ड सिलेबस में एक अटेम्प्ट में पूछा, जाके चेक कर लेना। हालांकि डीपीएसपी पे आज तक कभी पूछा है नहीं। अच्छा, इसके बाद आर्टिकल 120 एंड आर्टिकल 213, दिस इज ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर मेकिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ गवर्नर। देन आता है शेड्यूल 7। व्हाट इज शेड्यूल 7? लेजिस्लेटिव पावर ऑफ इंडियन पार्लियामेंट, legislative power of union parliament and state legislature okay? Legislative power of union parliament and state legislature। अब इसी शेड्यूल पे कुछ डॉक्ट्राइन्स हैं, 5 डॉक्ट्राइन्स हैं। एक है डॉक्ट्राइन ऑफ टेरिटोरियल डिस्ट्रीब्यूशन, the doctrine of pith and substance, doctrine of colorable legislation, doctrine harmonious construction, doctrine plenary powers, doctrine of delegated legislation, प्लस इसमें आपका आ जाता है इट्स कैटेगरीज, टाइप्स। डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स, मोंटेस्क्यू थियरी, ये मोंटेस्क्यू थियरी कहते हैं इसको। राइट अ नोट ऑन मोंटेस्क्यू थियरी, ऐसा आ सकता है। अच्छा, इन सब के अलावा बारिश नहीं है, पटाखे यार, इतनी गर्मी हो गई है, मैं खुश हो गया, मतलब बारिश का आवाज आ रहा है, देखा तो शायद ही कि पटाखे फूट रहे हैं। हाँ भाई, शेड्यूल 7 के कुछ एक्सेप्शंस हैं, और गिन के 5 एक्सेप्शंस है। ये बहुत काम की, बहुत ज़्यादा काम का है। अब ऐसे है जब सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट मैटर्स में इंटरफेयर करके लॉ बना सकता है, कि वो 5 एक्सेप्शंस है। ठीक है, तो भूल ना जाओ, इसलिए वहाँ पे साइड में लिख दिया मैंने। अच्छा, इन सब के अलावा देर इज दिस आर्टिकल 301 के फ्रीडम टू प्रैक्टिस प्रोफेशन, कैरी एनी ट्रेड ऑक्यूपेशन वाला, एनी प्रोफेशन, कैरी एनी ट्रेड और ऑक्यूपेशन।
बराबर। आर्टिकल 30 ना आगे आगे बताता हूँ। फिर मोनोपोली ऑफ स्टेट, मोनोपोली ऑफ स्टेट, ये दोनों चीजें वैसे साथ में ही पढ़ते हैं ठीक है। फिर टाइप्स ऑफ बिल्स, और इसमें स्पेशली फाइनेंस बिल के बारे में तुम्हें थोड़ा ध्यान से पढ़ना है। लास्ट में एक पार्लियामेंट्री कमेटी जो है, पार्लियामेंट्री कमेटी और एडॉक कमेटी के बारे में कुछ डिस्कशन करेंगे। ठीक है। सो दिस इज ह्यूज, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज, ये सब कुछ है भाई इसमें, देख रहे हो, खत्म ही नहीं हो रही लिस्ट। तो इसी को ही सोचो पढ़ने में, अगर हमारे एक चीज डिस्कस करें, अगर हम इनमें से सब चीजें डिस्कस करें जो एनी विच हम करने वाले, हमारा वो प्लान भी है, तो सोचो कितना सारा टाइम लेगा। ठीक है। तो इन सब के अलावा इसके बाद देखो, कॉन्स्टिट्यूशन के बाद एक चैप्टर बचेगा जो मुझे सिखाना है, रजिस्ट्रेशन एक्ट, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट एंड स्टैम्प एक्ट। ठीक है, हो सकता है ये इसमें, इस वीडियो में ये कवर हो जाए। ये जो दो है ना, ये एक लास्ट वीडियो बनाऊंगा उसमें आ जाएगा, और उसमें टाइम मिला तो इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स प्लस जनरल क्लॉजेस एक्ट जो डाला गया है वो भी बता दूँ। ये सब्जेक्ट टू टाइमिंग है। तीन ही चैप्टर ऐसे हैं जो मैं रिवीजन नहीं करवाऊंगा, शायद आपको दीपक सर करवा दे। ठीक है, शायद कह रहा हूँ मैं। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट एंड नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, तीन चीज़ों की रिवीजन दीपक सर करवा देंगे। ठीक है, बाकी अगर ये भी कवर हो जाता है तो देन इन दैट केस मैंने कोई चैप्टर छोड़ा ही नहीं, सारे ही रिवाइज करवा दिए आपको। ठीक है, और ये तो हो ही जाएगा, खाली इसको कंडीशनल है, ये कंटिंजेंट है थोड़ा टाइम बेस्ड है वो, बाकी हो ही जाएगा, ये तो सब हो ही जाएगा। ठीक है, ये तीन चीज़ें तो डेफिनेटली हो जाएगी। रजिस्ट्रेशन एक्ट तो आज ही हो जाएगा फॉर श्योर, कॉन्स्टिट्यूशन के ठीक बाद। ठीक है, बिकॉज आई हैव अ गुड अमाउंट ऑफ टाइम, द कॉन्स्टिट्यूशन और 1.5 घंटा भी लेना, स्टिल आई हैव अ गुड अमाउंट ऑफ टाइम। चलो स्टार्ट करते हैं, प्रीएम्बल से शुरुआत करते हैं। कल को अगर प्रीएम्बल पे क्वेश्चन आता है तो मुझे लगता है कि दिस विल बी योर क्वेश्चन। ये देखो, फुल स्टॉप, एक्सप्लेन। The preamble to the constitution sets out the aims and aspirations of the people of India, full stop, question. आंसर क्या होना चाहिए तुम्हारा? आंसर होना चाहिए फर्स्टली preamble is a part of the constitution, ठीक है, and therefore subject to amendment. फिर the preamble declares India to be sovereign, socialist, secular, democratic republic. ये हो गया आपका सेकंड पॉइंट। देन प्रीएम्बल गारंटीज टू ऑल सिटीजन, थर्ड पॉइंट क्या होगा? प्रीएम्बल सिक्योर्स की जगह पे आप गारंटीज लिख सकते हो, टू ऑल इट्स सिटीजन। तीन चीजें, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। ठीक है, ये हो गया आपका पॉइंट नंबर 3, बराबर। अच्छा, फिर देन आप नेक्स्ट पॉइंट में ये एक्सप्लेन करोगे, the polity assured to the people of India by the constitution described in its preamble as sovereign, secular, ये तो हो गया। now here the expression, चाहिए तो आप फोर्थ पॉइंट में ये डाल सकते हो, here the expression sovereign signifies that the republic is externally and internally sovereign. externally and internally sovereign मतलब इंडिया इज इंडिपेंडेंट एक्सटर्नली ऑल्सो, मतलब ग्लोबल लेवल पे इंडिया इंडिपेंडेंट है, साथ साथ इंडिया इज सोवरेन इंटरनली ऑल्सो। इंटरनली ऑल्सो मतलब इंडिया जब इंटरनली मैनेज होता है तो वो कोई किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, जैसे महाराष्ट्र डिपेंडेंट नहीं है किसी और स्टेट पे, या इनडायरेक्टली कहूँ तो महाराष्ट्र डिपेंड नहीं है सेंटर पे, सब अपने हिसाब से फंक्शन होते हैं। तो इस वजह से वो उस प्रकार में बताया गया कि एक्सप्रेशन सोवरेन मीन्स इंडिया सिग्निफाइज रिपब्लिक इन एक्सटर्नल इंटरनली सोवरेन, बराबर। ये फोर्थ पॉइंट आप यहाँ पे छोड़ सकते हो। अच्छा, इन सब के अलावा
किस चीज का, देखो इन तीनों को ना एक्सप्लेन करना पड़ेगा। मैंने ऊपर आपको ये बात बताई ना, ये देखो जस्टिस, लिबर्टी एंड इक्वालिटी, ये तीन चीजें आपको एक्सप्लेन करनी पड़ेगी। दिस कैन बी योर फिफ्थ पॉइंट। आप लिख सकते हो, हियर द जस्टिस, जस्टिस इन व्हाट कॉन्टेक्स्ट, तो जस्टिस तीन एरियाज में जस्टिस मिलना चाहिए। देयर शुड बी अ सोशल जस्टिस, देयर शुड बी इकोनॉमिक जस्टिस एंड देयर शुड बी पॉलिटिकल जस्टिस। लिबर्टी इन व्हाट सेंस, तो लिबर्टी टू express, liberty to worship, liberty to travel, है कि नहीं? liberty to express, liberty to worship, liberty to travel, liberty to do business। किस चीज की इक्वालिटी? दो चीजों की इक्वालिटी, इक्वालिटी इन टर्म्स ऑफ स्टेटस, इक्वालिटी इन टर्म्स ऑफ स्टेटस, एंड दूसरा क्या है? इन टर्म्स ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। क्या बात है, अपॉर्चुनिटी, बराबर। एंड देन लास्ट पॉइंट इज एन एक्सेप्टेंस पैराग्राफ। क्या है एक्सेप्टेंस पैराग्राफ? तो एक्सेप्टेंस पैराग्राफ कहता है कि इंडिया के लोगों ने ये एक्सेप्ट किया कि हम इस कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट करते हैं और इसे सबसे सुप्रीम मानते हैं। तो इट इज डिक्लेयर्ड दैट द कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन गिवन बाय द पीपल टू देमसेल्फ, thereby affirming the republican character of the polity and the sovereignty of the people। ये अब आपको लगता है कि ये लाइन थोड़ी सी डिफिकल्ट जा रही है सर क्योंकि हम पहली बार पढ़ रहे हैं, तो उसका आप ऑल्टरनेटिव वर्जन पढ़ सकते हो। क्या, जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ये यहाँ पे लिख रहा हूँ, क्या है ये ऑल्टरनेटिव वर्जन? तो ऑल्टरनेटिव वर्जन में आप ऐसा लिख सकते हो, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हेडिंग डाल सकते हो इसका एक्सेप्टेंस पैराग्राफ या एक्सेप्टेंस पार्ट। और व्हाट इज एक्सेप्टेंस पार्ट? तो वी द पीपल ऑफ इंडिया अग्री, एक्सेप्ट, वी द पीपल ऑफ इंडिया adopt, accept and agree to this constitution। बराबर। फिर चाहिए तो आप इफेक्टिव डेट लिख सकते हो पॉइंट नंबर 6 डाल के या जो भी है 7 डाल के। इफेक्टिव डेट क्या था? कॉन्स्टिट्यूशन वाज मेड ऑन 26 नवंबर 1949 बट इफेक्टिव डेट वाज 26 जनवरी 1950। हो गया प्रीएम्बल का पार्ट। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन बन के आ सकता है, वापस कह रहा हूँ, ये कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल है कि यूनिटरी है? या कॉन्स्टिट्यूशन इज बेसिकली फेडरल बट विद सर्टन यूनिटरी फीचर्स। तो व्हाट आर दोज यूनिटरी फीचर्स? ठीक है, तो पहले तो हम ये बताएंगे कि ये सवाल उठाया गया था कि इंडिया फेडरल है कि यूनिटरी है। ये क्वेश्चन पूछा गया था केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला केस में। तो मेजॉरिटी ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस इन केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, ठीक है, they were of the view that the federal features forms the basic structure of Indian constitution। या फिर ये भी क्वेश्चन बन के आ सकता है, अगर ये नहीं आया तो ये और में आ सकता है, ठीक है। बट याद रखना, भले इस केस में ये तय हुआ कि इंडिया हैज फेडरल फीचर्स एंड दैट फॉर्म्स द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बट दैट इज नॉट द रियलिटी। व्हाई? बिकॉज सम controversy later happened। Controversy with respect to what? Controversy with respect to whether the constitution established a federal system और यूनिटरी फॉर्म और दोनों का कॉम्बिनेशन है। इट्स सम बेसिक फीचर्स ऑफ फेडरल। देखो, देयरफॉर to decide whether the constitution is federal, unitary or quasi federal, it would be better to have a look on the contents of the constitution। इसीलिए जरूरी है कि हम कॉन्स्टिट्यूशन को एक बार देख लें, ठीक है। तो द एसेंशियल फीचर्स ऑफ अ फेडरल पॉलिटी और सिस्टम्स आर, व्हाट आर दोज फीचर्स जो हम लोग, व्हाट आर दोज फेडरल फीचर्स जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, ठीक है। वो कौन से फेडरल फीचर्स है? तो ये देखो, डुअल गवर्नमेंट, क्या ये फेडरल फीचर है? हाँ, इसको लिस्ट में लिखना, लाइन लाइन से लिखना। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, रिजिड प्रोसीजर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, ये सारे फेडरल फीचर्स है जो हमारे पास है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है, ठीक है।
तो the polity system introduced by our constitution possesses all the aforesaid essentials of federal polity as follows. ठीक है, मतलब बेसिकली ये जो भी रेड में हम लोग ने ऊपर लिखा, ये कह रहा है, यहाँ लिखा हुआ है कि इंडिया के पास ये सारे फीचर्स हैं. जैसे इन इंडिया देयर आर गवर्नमेंट्स आर डिफरेंट लेवल, यूनियन स्टेट्स, पावर टू मेक है सब्सटेंशियली डिफरेंट एज पर 7th शेड्यूल. व्हाट इज 7th शेड्यूल? बोलो बोलो, 7th शेड्यूल किसकी बात करता है? 7th शेड्यूल टॉक्स अबाउट व्हाट? बोलो, अरे बताओ. कुछ लोगों का करेक्ट जवाब आ रहा है. लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3 की बात करता है. क्या बात है, बराबर. अच्छा, बोथ यूनियन एंड स्टेट हैव टू फॉलो द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, मतलब जिससे ये पता चलता है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है बॉस, सुप्रीम है, राइट. जुडिशरी इज इंडिपेंडेंट, बराबर. कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम बट इट इज टू बी अमेंडेड. आर्टिकल 368 उसका रिजिड प्रोसीजर समझाता है. सो इसीलिए यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि फ्रॉम द अबव इट इज क्लियर दैट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली हैज फेडरल फीचर्स. क्या पर इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है स्टेट और सेंटर आपस में बिल्कुल अलग है. बट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट एस्टैब्लिश टू कोऑर्डिनेट इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट्स. Both the governments, that is center and state governments, coordinate, cooperate and collaborate in each other's efforts to achieve the ideals laid down in the preamble. प्रियम्बल में जो ऊपर पड़ा वो अचीव करने के लिए दोनों सरकारें साथ काम करती है. वरना कैसा होता है, वरना जो कंट्रीज फेडरल होती है ना, वहाँ की सरकारें, सेंट्रल सरकार और स्टेट सरकार आपस में कोऑपरेट कोऑर्डिनेट नहीं करती, वो एक्सट्रीमली सोवरेन चलती है. आप यूनाइटेड स्टेट्स का एग्जाम्पल ले लो, वो सोवरेन रहती है. बट बात यहाँ ख़त्म हुई क्या सर? बात यहाँ ख़त्म नहीं हुई. क्यों ख़त्म नहीं हुई? क्योंकि ये बात आगे और बढ़ी. द क्वेश्चन एज टू वेदर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज अ फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन विद सम फेडरल फीचर्स, ठीक है, comes in various cases before the Supreme Court and High Court, but in most cases the observation has been made in a particular context and have to be understood accordingly. The question rests mostly on value judgment, that is one's philosophy. ये आपका हो जाएगा नोट पॉइंट, कंक्लूजन पॉइंट, कि हर एक की अपनी अपनी फिलॉसफी है भारत को डिफाइन करने की कि वो फेडरल है कि यूनिटरी है. पर इस बात को भूला नहीं जा सकता कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिफर्स फ्रॉम द फेडरल सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड. दुनिया में जो फेडरल पैटर्न फॉलो होता है, हमारा फेडरल पैटर्न दुनिया से काफ़ी अलग है. काहे? क्योंकि हमारे फेडरल पैटर्न में कुछ ऐसे भी फीचर्स हैं जो यूनिटरी फीचर्स कहलाए जाते हैं. जैसे मोड ऑफ फॉर्मेशन हो गया, जैसे पोजीशंस ऑफ द स्टेट्स इन द फेडरेशन हो गया, सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट हो गया. इंडिया आइडियली बिलीव इन सिंगल सिटीजनशिप, ठीक है. रेस्यूटरी पावर्स हो गया जो सेंटर को दे रखे हैं, जिससे सेंटर पावरफुल साबित होता है, राइट. उसके बाद अपना प्रेसिडेंशियल पावर हो गया या इमरजेंसी इम्पोज करना हो गया. तो इससे ये समझ आता है कि इंडिया इज नॉट कंप्लीटली फेडरल, नॉट कंप्लीटली यूनिटरी, इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ. आई बात समझ में? ठीक है, दैट इज नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. फेयर इनफ. चलो अब हम लोग आर्टिकल्स देख लेंगे. यस, तो फंडामेंटल राइट्स डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे आर्टिकल 12 ऑनवर्ड्स. ठीक है, फटाफट फटाफट. आर्टिकल 12 स्टेट का डेफिनेशन देता है, 13 लॉ का डेफिनेशन देता है, 33 से 35 जनरल प्रोविजन से रिलेटिंग टू फंडामेंटल राइट्स. नो फंडामेंटल इन इंडिया इज एब्सोल्यूट एंड रीजनेबल. Restrictions can be imposed in the interest of the state by valid law, legislation matlab law, and in such case the court normally would respect the legislative policy behind the same. ऐसा People's Union for Civil Liberties versus Union of India में कहा था केस में कि भाई कोर्ट भी बोलेगा कि ठीक है यार, पार्लियामेंट ने जिस भी प्लान से, जिस भी ऑब्जेक्टिव से वो रिस्ट्रिक्शन इम्पोज किया है वो सही ही है. आइए भाई, डेफिनेशन ऑफ स्टेट की अगर मैं बात करूं, आपको भी पता है कि स्टेट मीन्स एंड इंक्लूड्स, स्टेट इंक्लूड्स एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट. ठीक है, लोकल अथॉरिटी. सेंट्रल गवर्नमेंट के लोग पार्लियामेंट में बैठते हैं तो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया,
प्लस स्टेट गवर्नमेंट के लोग असेंबलीज में बैठते हैं, तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, तो गवर्नमेंट पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट द गवर्नमेंट लेजिस्लेचर ऑफ ईच ऑफ द स्टेट्स, बराबर, एंड लोकल गवर्नमेंट और अदर अथॉरिटीज, बराबर। अब ये अदर अथॉरिटीज कौन है, तो विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, ठीक है, या अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट, अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बराबर। तो ये स्टेट का डेफिनेशन है, बट आई डाउट कि ये पूछा जाए, हालांकि मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट है इस चीज़ में, ठीक है, इस चीज़ में। लोकल अथॉरिटी ये अगर पूछा भी गया तो आपको ये सब बताना पड़ेगा कि लोकल अथॉरिटी क्या है, तो म्यूनसिपैलिटीज़ हो गई, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड हो गए, पंचायत हो गए, पोर्ट ट्रस्ट हो गए, माइनिंग सेटलमेंट बोर्ड्स हो गए। द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट अदर अथॉरिटीज विल इंक्लूड ऑल अथॉरिटीज क्रिएटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन और स्टेट on whom powers are conferred by law and it is not necessary that the authority should engage in performing government functions, ठीक है। ये अदर अथॉरिटीज को और डिटेल में आगे सिखाया गया है, कहाँ, अजय हसिया वर्सेस खालिद मुजिब केस में। क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट कहता है, सुप्रीम कोर्ट हैज enacted the following test to determine whether an entity is an instrumentality or agency of the state, मतलब कोई भी पर्टिकुलर एंटिटी अगर सरकारी एंटिटी है या नहीं, ये कैसे पहचानेंगे, तो इसका सुप्रीम कोर्ट ने कुछ टेस्ट दिया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट कहते हैं पता करो कि उस एंटिटी का शेयर कैपिटल किसका है। अगर उस एंटिटी का शेयर कैपिटल गवर्नमेंट का है तो फिर ये एंटिटी एक स्टेट एंटिटी हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट चेक पूछता है कि पता करो कि फाइनेंशियल हेल्प कहाँ से आता है। अगर फाइनेंशियल हेल्प गवर्नमेंट से आता है तो ये कहा जा सकता है कि वो स्टेट एंटिटी है। चेक करो क्या वो मोनोपोली स्टेटस एंजॉय करता है, और अगर हाँ तो इससे ये साबित हो जाएगा कि वो एक स्टेट एंटिटी है। फिर सुप्रीम कोर्ट कहते हैं कि चेक करो डीप एंड परवेजिव स्टेट कंट्रोल किसके पास है, मतलब इन शॉर्ट मैनेजमेंट अथॉरिटीज कौन लेता है। अगर वो गवर्नमेंट लेता है तो इससे ये साबित हो जाएगा कि वो स्टेट एंटिटी है। सुप्रीम कोर्ट चेक करता है कि उनका पर्पस क्या, ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या वो पब्लिक इंपॉर्टेंस के लिए चलते, क्या वो वेलफेयर एक्टिविटीज के लिए चलते हैं, ठीक है, क्या वो पब्लिक के बेनिफिट के लिए सोचते हैं। अगर हाँ तो फिर ये कहा जा सकता है कि वो एक गवर्नमेंट एंटिटी है। ऑल्सो चेक करो, सुप्रीम कोर्ट कहता है चेक करो कि क्या वो किसी डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट के अंडर आता है या किसी सरकारी मिनिस्ट्री के अंडर आता है, और अगर हाँ आता है तो भाई ये फिर काफ़ी है ये कहने के लिए, अगर कोई भी एंटिटी ये कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है तो फिर ये काफ़ी हो जाता है ये कहने के लिए कि वो एंटिटी क्या है, वो एंटिटी स्टेट एंटिटी है, ठीक है, वो एंटिटी क्या है, वो स्टेट एंटिटी है एक। तो ये देखो, an important decision on the definition of state in Article 12 in Pradeep Kumar Biswas versus Indian Institute of Chemical Biology, 7-judge bench of the Supreme Court be a majority of 5-2 held that CSIR is an instrumentality of state falling within the scope of Article 12. The multiple test which is to be applied to ascertain the character of body as falling within Article 12 or outside is to ascertain the natural or financial, functional, administrative control of the state over it, whether it is dominated by the state government, and the control can be set to so deep and pervasive as to satisfy the court of on the activities of the body consent, ठीक है। बेसिकली गवर्नमेंट का कंट्रोल भी था और गवर्नमेंट के हिसाब से ही चलता था CSIR, इस वजह से उससे स्टेट एंटिटी डिक्लेयर किया गया। बट हम लोग जब भी पढ़ते हैं नॉर्मल लेक्चर्स में हम लोग ये भी बोलते हैं कि BCCI इज नॉट अ स्टेट एंटिटी फॉर द पर्पस ऑफ आर्टिकल 12, याद रखना ये, ठीक है। अच्छा, judiciary is a state entity? Obviously no. Judiciary, although an organ of the state like executive legislature, is not specifically mentioned in Article 12. Why? Because judiciary is an independent body. ठीक है, it is an independent. However, the position that where the court performs judicial functions, etc. Example, determination of scope of fundamental rights. It will not occasion in the infringement of fundamentals and therefore it is not come under the state. ठीक है, वो तो obviously बात है, वो state के definition में नहीं आएगा।
तो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया, व्हेन सेंट्रल एक्ट हैज बीन पास्ड बाय द पार्लियामेंट द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द एक्ट वाज ग्रांट टू सर्टेन पे रिलेटेड बेनिफिट्स टू ऑल द एम्प्लॉइज ऑफ द स्टेट only state of India, for example state of Maharashtra and Haryana are required to comply with the law. ठीक है, the answer is no. According to Article 12 of the Constitution, the word state includes not only state of India but also certain other authorities. Question क्या है? And central act has been passed by the parliament. The subject matter of the act was to grant certain pay related benefits to all the employees. Is only state of India are required to comply with the laws? Answer is no, obviously no. Not only state, even the authorities is supposed to require it. तो simple सी बात है, read कर लेना भाई जरूरत पड़े तो. आर्टिकल 13 डेफिनेशन ऑफ लॉ की बात करता है. याद रखना, द वर्ड लॉ अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन गिवन इन आर्टिकल 13 itself includes ऑर्डिनेंस, ऑर्डर, बायलॉ, रूल्स, रेगुलेशंस, नोटिफिकेशन, कस्टम्स. ठीक है, हैविंग फोर्स इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया इज अ लॉ. बराबर. इट इज क्लियर that like definition of state in article 12, the definition of article is not exhaustive. Example does not speak of even laws made by the parliament or state legislatures which form the largest part of the body of the law. Barabar. Because of this nature of the definition, the issue come up before the Supreme Court as to whether a constitutional amendment by which a fundamental or included part is taken away or abridged is also within the meaning of the article 13. देखो ये सवाल उठाया गया था. क्या हुआ था ना, आर्टिकल 13 ना साइलेंट है किस चीज को लेकर कि लॉ म्हणजे काय. इस चीज को लेकर आर्टिकल 13 साइलेंट है कि लॉ किसे कहते हैं, व्हाट इज लॉ एज पर आर्टिकल 13. जैसे आर्टिकल 12 क्लियर स्टेट के बारे में नहीं बात करता, जैसे आर्टिकल 12 वाज नॉट वेरी मच स्पेसिफिक फॉर द डेफिनेशन ऑफ स्टेट और आई वुड से स्टेट एंटिटी, वैसे ही लॉ का भी वैसे ही है. तो यहाँ पे एक सवाल उठा था क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स एक प्रकार के लॉ होते हैं, तो क्या वो आर्टिकल 13 के डेफिनेशन में आते हैं. The court twice rejected the view that it includes the constitutional amendment, but third time in the famous Golaknath case by a majority of 6 to 5, the court took the view that it includes such an amendment, and therefore even a constitutional amendment would be void to the extent if takes or awaits the fundamental right. ठीक है, but then इंदिरा गांधी came. इंदिरा गांधी, ये जो गोलकनाथ केस में हुआ था, इंदिरा गांधी ने वो चीज़ गुम कर दी. इंदिरा गांधी ने बोला नहीं हो सकता ये. इंदिरा गांधी ने बोला अगर लॉ क्लियर नहीं है ना तो ठीक है मैं अमेंडमेंट ला के डाल देती हूँ. तो इंदिरा गांधी ने उस टाइम पर ना 24th अमेंडमेंट लाया था. एंड 24th अमेंडमेंट ला के इंदिरा गांधी ने कहा, क्लैरिटी दे दी. क्या क्लैरिटी दे दी कि हेयर द वर्ड लॉ मीन्स पार्लियामेंट्री लॉ एंड नॉट द कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ. ठीक है, constitutional law means amendment in the constitution. So amendment in the constitution does not covered under the amendment in the constitution does not covered under the definition of law under article 13. तो यहाँ पे देखो क्लियरली लिखा हुआ है, by the constitution 24th amendment act 1971 a new clause has been added to article 30 which provides that nothing in this article, ये देखना ध्यान से सुनना, nothing in this article shall apply to any amendment of this constitution made under article 368. मतलब आर्टिकल 368 की मदद से, विद द हेल्प ऑफ आर्टिकल 368, इफ यू ब्रिंग एनी अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन, बराबर, इफ यू ब्रिंग एनी अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट अमेंडमेंट डज नॉट फॉल अंडर द डेफिनेशन ऑफ लॉ under article 13. Article 13 came up for judicial review in a number of cases, and the court have evolved doctrines like doctrine of eclipse, severability, prospective overruling, acquiescence, etc. for understanding the provisions of article 13. बराबर. चलो ये लास्ट लाइन को आप इग्नोर भी कर सकते हो. क्लियर हुई बात. चलो, doctrine of severability. What is severability? Severability rule says, सेवरेबिलिटी कहता है कि से फॉर एग्जांपल इफ देयर इज एनी एग्जिस्टिंग लॉ प्री की पोस्ट, प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, करेक्ट. एग्जिस्टिंग लॉ इज प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, अ लॉ विच वाज मेड बिफोर द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट. सो इफ देयर इज एनी एग्जिस्टिंग लॉ विच हैज सर्टेन पार्ट्स, इट इज डिवाइडेड इनटू पार्ट्स. ठीक है, नाउ few parts of that law are in favor of fundamental rights, are in favor of constitution. ठीक है, जब कॉन्स्टिट्यूशन आया उसके बाद, आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, few parts of this law, which is the law that is made before the constitution, few parts of this law are in favor of the constitution, but few parts are against the constitution.
are against the constitution. बराबर? So few are in favor, few are against the constitution. Now the question is, what does the severability rule says? Severability rule says that the part which is not in favor of the constitution will be declared void. That part will be declared void. However, the part which is in favor of the constitution, the part will remain valid. This will remain valid. Okay. What if both the parts, now this will remain valid, this will become void. This will be possible when both the parts are independent. Huh? This is possible when both the parts are independent, separable. But what if both the parts are dependent? Then what? Then the entire existing law will be declared void. देखो, otherwise the court will declare the entire law as invalid, and this is called as rule of severability. आई बात समझ में? What is doctrine of eclipse? What is doctrine of eclipse? ये देखो, doctrine of eclipse क्या कहता है? Doctrine of eclipse says, for example, if there is any existing law not favor in constitution, after the commencement of constitution, this existing law is not favor in constitution, so can I say this will be declared invalid? चलो कर दिया invalid declare, then what? Declared invalid हो गया, और क्या? This was declared invalid, then what? हो गया invalid. तो क्वेश्चन आता है, मर जाएगा ये लॉ, मतलब दिस लॉ विल बी डेड फॉर लाइफ टाइम. तो याद रखना, दिस लॉ इज नॉट डेड फॉर लाइफ टाइम, इट इज नॉट डेड ऑल टुगेदर. ठीक है, याद रखना, ये सिर्फ वो क्या हुआ है, दिस लॉ हैज नाउ बिकम इनऑपरेटिव. इट हैज नाउ बिकम इनऑपरेटिव. ठीक है, इट इज नॉट डेड ऑल टुगेदर. आई बात समझ में? इट इज नॉट डेड ऑल टुगेदर, इट इज जस्ट inactive for a while. Now the question is, in eclipse means what? Eclipse मतलब ग्रहण, ग्रहण लगता है, दाग आ गया उस पे, तो क्या ये दाग हटाया जा सकता है? Can we remove the inconsistency part? Can we remove the inconsistency part? Answer is yes. Now if the inconsistent part is removed by bringing an amendment in the constitution, if by bringing an amendment in the constitution, if we remove the inconsistent part, so can we make that inoperative law operative again? Answer is yes. Can we make that inactive law active again? Yes. So that is nothing but rule of eclipse. See, if you remember this severability part, so now whatever, for whatever reason this part is not in favor of the constitution, so can we remove that inconsistent part to make this part also favor in the favor, to make this part in favor of the constitution? Answer is yes. But what we are supposed to do, we are supposed to bring some changes in the constitution, but that is not according to severability, that is according to eclipse. Are you getting my point? Yes sir. Favor is self reading, आप खुद से पढ़ लेना, ठीक है, it is not that important according to. चलो, आर्टिकल 14, इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ. व्हाट इज आर्टिकल 14? देखो, आर्टिकल 14 टॉक्स अबाउट टू डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स, इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ. ठीक है, आर्टिकल 14 टॉक्स अबाउट टू कॉन्सेप्ट्स, इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ. बराबर? Now, what is the difference between both? See, equality before law says if two people are similar in similar situations, then the law for these two people should be same. दो लोग सेम है तो उनके लिए कानून भी सेम होना चाहिए. But equal protection of law says when two people are not similar, right, when they are not same, so then in that case law should also be not same. तो सर क्या करें? इन दोनों के लिए अलग अलग कानून बनाए. यस,
तो अगर आपको नहीं लगता सर इसके लिए अलग लॉ बनाया, इसके लिए अलग लॉ बनाया, दिस विल नाउ बी कॉल्ड एज डिस्क्रिमिनेशन. एंड आर्टिकल 14 promotes equality, not the discrimination. तो क्योंकि ऐसा करना, देखो, क्योंकि ये करना डिस्क्रिमिनेशन ना लगे, क्योंकि ऐसे करने को डिस्क्रिमिनेशन ना कहें हम, इसीलिए तो आर्टिकल 14 बोलता है कि डिस्क्रिमिनेशन मत करो, क्लासिफिकेशन करो. क्या करो? क्लासिफिकेशन करो. डू क्लासिफिकेशन, राइट? बिकॉज आर्टिकल 14 says, देखो, इन इंडिया वी ऑल आर नॉट इक्वल इन ऑल एस्पेक्ट्स. And therefore, in India, if we all are not equal in all aspects, it is important for us to treat different peoples differently. ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट लिखा होगा, we all are not equal in all aspects. ये देखो, as a matter of fact, all persons are not same or equal in all respects. Therefore, if you treat if you treat equals unequally, this is wrong. Or if you treat unequals equally, this is also wrong. So then what is supposed to be done, sir? Then the only thing can be done is, when two people are not same, they are supposed to be treated differently with different set of laws, but that should not sound like a discrimination, that should not showcase like a discrimination, rather it should be a part of, rather it should be according to doctrine of classification. Now, how is it to justify that it is a classification and not a discrimination? How it is to be justified? कैसे जस्टिफाई करेंगे कि ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं क्लासिफिकेशन है? तो भाई साहब उसकी दो टेस्ट है. देखो, आप एग्जाम में ये मेंशन करते हो, ऐसे नाम वगैरह लिखते हो, टू कंडीशंस फॉर परमिसिबल क्लासिफिकेशन, ऐसे सब वर्ड्स यूज करते हो, तो मार्क्स मिलता है. जैसे पहली कंडीशन टॉक्स अबाउट इंटेलिजिबल डिफरेंशिया. व्हाट इज इंटेलिजिबल डिफरेंशिया? distinguish people or things that are grouped together. ठीक है. And what is other condition? Other condition says there should be rational nexus. The differentia, matlab classification must have a rational nexus. Nexus is what? Connection. Now connection between what? The connection between the objective of the law and the differentia. So there should be a rational nexus with the objective sought to be achieved by the statute and the differentiation measure. तो जिन लोगों को आपने अलग किया है, जिन लोगों को आपने अलग किया है और जिस ऑब्जेक्टिव के साथ अलग किया है लॉ बना के, इनमें और इस ऑब्जेक्टिव में कनेक्शन होना चाहिए, राइट? जैसे अभी एग्जांपल ले लो, एक लॉ बनाया, नाम रखा मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट. क्या नाम रखा? मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट. तो मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट क्या सारे वुमेन्स के लिए है? आंसर इज नो. क्या सारे एम्प्लॉयड वुमेन्स के लिए हैं हु आर इनटू एम्प्लॉयमेंट? अगेन आंसर इज नो. तो क्या वो उन एम्प्लॉयड वुमेन्स के लिए हैं जो मैटरनिटी कंडीशन में है? तो आंसर इज यस. तो ये देखो, इस ग्रुप को मैंने क्या किया, देखो मैंने क्या किया, इस ग्रुप को बाकियों से अलग कर दिया. अब इस ग्रुप में जो भी डिफरेंशिएटेड लोग हैं उनके लिए मैंने लॉ बना दिया, एक एक्ट बना दिया. तो क्या इस लॉ का इन लोगों के साथ कनेक्शन है? और अगर है और वो कनेक्शन होने के बाद ऑब्जेक्टिव अचीव हो रहा है, तो बॉस जो सरकार कर रही है उसे डिस्क्रिमिनेशन नहीं, उसे क्लासिफिकेशन कहते हैं. बराबर? इट इज कॉल्ड एज क्लासिफिकेशन. आई बात समझ में? अच्छा, दिस कैन बी ए सेपरेट क्वेश्चन.
What is the scope? The true meaning and scope of Article 14 has been explained in several decisions of Supreme Court. बराबर? However, that scope is being summarized by the Supreme Court in Ramkishan Dalmia versus Justice Tendulkar. अब स्कोप में तुम क्या लिखोगे? सबसे पहले स्कोप में लिखोगे कि आर्टिकल 14 प्रमोट करता है इसे क्लासिफिकेशन को, बट आर्टिकल 14 प्रोहिबिट करता है किसे? डिस्क्रिमिनेशन को। बराबर? अच्छा, आर्टिकल 14 दो कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए, ठीक है, एक ये और दूसरा ये। आर्टिकल 14 किस बेसिस पे क्लासिफिकेशन? तो क्लासिफिकेशन कैन बी फाउंड ऑन डिफरेंट बेसिस सच एज ज्योग्राफिकल बेस, राइट, ऑक्यूपेशन, ऑब्जेक्टिव, उन बेसिस पे। देखो, is it required to apply any mathematical formula to do classification? Answer is no, not required. Not required any mathematical accuracy. Even a single person can be classified from the rest of the group. Answer is yes. And classification, the discrimination should be prohibited not only in books, in theory, but also in practical. And if you're not satisfied with any classification done by the government, you have all the right to take the matter to the court. आप कोर्ट जा सकते हो, जैसे ट्रिपल तलाक एक्ट वाज बीन चैलेंज्ड बाय असलुद्दीन ओवैसी इन सुप्रीम कोर्ट on द बेसिस ऑफ दिस पॉइंट, दैट इज आर्टिकल 14. अब देखो आर्टिकल 15 में एक चीज याद रखना है, 15(1) पहले तो 15 इज ऑल फॉर सिटीजन्स ओनली, तो 15(1) बोलते हैं नो डिस्क्रिमिनेशन on these grounds. इन ग्राउंड्स पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए. 15(2) कहता है कि नो सिटीजन शुड बी रिस्ट्रिक्टेड और शुड बी डिसेबल्ड फ्रॉम एक्सेस टू एनी शॉप, यूज ऑफ वेल्स, वो सब. नाउ फ्रॉम 15(3) to 15(6) there are some exceptions, and 15(3) to 15(6) these exceptions are nothing but 3 to 6, these exceptions are nothing but classifications, right? So इसमें 15(3) की बात करूं तो 15(3) gives classify women and children, 4 classify ST, SC, OBC, ठीक है. 5 is for ST and SC एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन लेने के लिए, एंड 6 is for economically weaker section. 10% reservation is been given for them, right? 10% reservation has been done. This is the very latest amendment, that is 103 amendment in the year 2019. आई बात समझ में? अच्छा, सेम 16 सेल्फ मैनेजेबल है, ध्यान से पढ़ लेना, ठीक है. 16 1 2 3 4 5 6, फिर 17 18 है नहीं. 19 freedom of right to freedom, there are certain freedoms given to citizens, and there are 6 freedoms जिसमें आर्टिकल 19 clause 1 सब clause A freedom of speech and expression, sub clause B freedom to assemble peacefully without harm, sub clause C freedom to form association and union, sub clause D freedom to move freely throughout the territory of India, sub clause E freedom to reside or settle in any part of India, बराबर, and sub clause G freedom to practice any profession, trade or occupation. बट आपको पता है कि ये जो 6 क्लॉज है ये रीजनेबली रिस्ट्रिक्टेड है. These freedoms are those great and basic rights which are recognized as the natural rights or inherent rights in the status of a citizen. पैदा होता ही आपको ये राइट्स पे हक मिल जाता है, ठीक है. बट
none of these freedoms are absolute but subject to reasonable restrictions specified under clause 2 to 6 of article 19. बराबर. Now the Constitution of India under article 19 permits the imposition of restriction on these freedoms subject to following conditions. What? बेटा रिस्ट्रिक्शन कभी भी लॉ बना के ही लगाने का ऐसा नहीं, मस्ट बी इम्पोज्ड बाय लॉ ओनली. ठीक है. रिस्ट्रिक्शन रीजनेबल होना चाहिए. ठीक है. रिस्ट्रिक्शन हैज वन और मोर ऑब्जेक्ट टू बी अचीव्ड और स्पेसिफाइड. चौथा आप लिख सकते हो रिस्ट्रिक्शन शुड बी ड्यूरेशन बेस्ड. शुड बी ड्यूरेशन बेस्ड. एंड पांचवा रिस्ट्रिक्शन कैन बी चैलेंज्ड. कैन बी चैलेंज्ड. अच्छा, it is whose job to satisfy the court that the restriction which is imposed is actually the reasonable and required to be imposed. ये किसका काम है? तो देखो, the onus means burden of proving the satisfaction of court the restriction is reasonable is upon the state. Why upon the state? क्योंकि impose करने वाला कौन है? State. तो बताएगा कौन? State. बराबर. तो संभालना. फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसके हेड्स, जिन हेड्स में वो रिस्ट्रिक्ट होता है. दिस इज परमिसिबल रिस्ट्रिक्शन. आपको बोलने का हक दिया गया, बट दैट डजंट मीन दैट यू विल अफेक्ट द सोवरेनिटी, सिक्योरिटी, फ्रेंडली रिलेशंस, और you will disturb the law and order, or you will breach the decency rules, or your speech result into contempt of court, or you defame somebody in the name of speech and expression, or you provoke any kind of offenses. ये सब नहीं चलेगा. So all the freedoms are subject to some restrictions, right? हर एक में एक restriction डाल रखा है. ठीक है. तो इसमें 1A अच्छे से पढ़ना, then 1G अच्छे से पढ़ना, and E अच्छे से पढ़ना. E नहीं, सॉरी, एसोसिएशन वाला, that is C. C अच्छे से पढ़ना. yes. देखो, आपको फ्रीडम मिला है कि आप बिजनेस कर सकते हो, बट इसका मतलब नहीं कि आप उन बिजनेसेस को करोगे जिससे जनरल इंटरेस्ट या पब्लिक का इंटरेस्ट अफेक्ट हो सकता है. दैट इज नॉट अलाउड. ठीक है. यू कैनॉट carry a profession without having a technical qualification or license to carry it. You cannot carry those businesses where state has monopoly and the private citizens are excluded to do so either wholly or partially. गवर्नमेंट में जिसकी मोनोपोली आप वो नहीं कर सकते. बराबर. इसी की वजह से ये कॉन्सेप्ट आ जाता है मोनोपोली का. राइट. ये भी एक तरीके का डॉक्ट्राइन ही है. ठीक है. अब ये देखो, ये जो मोनोपोली की बात मैं पहले कर रहा था आपसे, ये पूरा केस एक बार आप रीड करोगे ना, तो आपको यहां तक भी रीड करोगे ना, यहां तक, रीजन तक, आपको समझेगा कि कितनी अनरीजनेबल बात की गई है मध्य प्रदेश की उस पंचायत ने, उस वहां के गांव ने, और मध्य प्रदेश का कितना अनरीजनेबल लॉ है ये. इस एक्ट को चैलेंज किया गया है. तो बहुत ही अनरीजनेबल ग्राउंड है ये. हाँ, देखो, 1951 में जब कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट लाया था ना, फर्स्ट अमेंडमेंट के अंदर, तो उसमें ये तय हुआ था कि भाई सरकार अगर चाहे तो कुछ सेक्टर्स में अपनी मोनोपोली लगा सकती है, जो जेन्युइन भी है. ठीक है. यहाँ पे लिखा भी है. पर उसमें एक बात की गई थी कि जो भी मोनोपोली लगाकर बेनिफिट्स होंगे वो सारे पब्लिक के लिए यूज होंगे, ना कि प्राइवेट बेनिफिट्स होंगे. ठीक है. और वैसे जनरली गवर्नमेंट वैसा कर भी रहा है. ठीक है. चलो, तो वो रीड करना और आगे पता चलेगा कि कितना ये करना अनरीजनेबल था. ठीक है. चलो, आर्टिकल 20 की तरफ बढ़ते हैं. प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस. ठीक है. 3 तरीके की प्रोटेक्शन दी जाती है आर्टिकल 20 में. ठीक है. एक तो आर्टिकल 20 के अंदर क्लॉज 1, दैट इज आर्टिकल 20 क्लॉज 1, प्रोटेक्शन इन केस, प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्स पोस्ट फैक्टो लॉस. ठीक है. 20 क्लॉज 2, प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल जियोपार्डी.
बराबर, डबल जेपर्डी. एंड 20 क्लॉज 3 अगेंस्ट सेल्फ इनक्रिमिनेशन, प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेल्फ इनक्रिमिनेशन. याद रखना, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर प्रायोरिटी वाइज. देन 20 क्लॉज 1 इज इंपॉर्टेंट एंड देन 20 क्लॉज 2 इज इंपॉर्टेंट. ठीक है, इस प्रायोरिटी से पढ़ना. माना सीक्वेंस में है बट आप उल्टा जाना, उल्टा मतलब 20 क्लॉज 1 पहले 20 क्लॉज 3, सॉरी पहले 20 क्लॉज 3 देन 20 क्लॉज 1 देन 20 क्लॉज 2. ठीक है, ये क्या कहता है 20 क्लॉज 1 क्या कहता है? 20 क्लॉज 1 कहता है कि जो लॉ इफेक्टिव ही नहीं था, जो लॉ एनफोर्सिएबल ही नहीं था, तो उस वजह से थोड़ी किसी इंसान को आप पनिशमेंट दोगे. अ पर्सन विल नॉट बी पनिश्ड फॉर अ रीजन if there is no law only, or you cannot punish a person later when you come with a law stating that the something you have done previously, right? तो उसकी वजह से थोड़ी आपको पनिशमेंट दिया जा सकता है. जैसे फॉर एग्जांपल अगर 2022 में मैं कोई एक्ट करता हूँ जिसके ऊपर लॉ तो है पर 1 साल की जेल है सजा, 2023 में मैं जेल के अंदर ही हूँ, इस दौरान आप इस सज़ा को बढ़ाकर, इसी लॉ में अमेंडमेंट लाके सज़ा को बढ़ाकर आप 1 साल से 11 साल कर देते हो, तो क्वेश्चन आता है कि ये जो नया लॉ आया 11 साल वाला, क्या ये मेरे पे अप्लाई होगा? नहीं. क्यों? क्योंकि ये मेरे लिए क्या है? ये मेरे लिए डी फैक्टो लॉ है, ये मेरे लिए एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ है या डी फैक्टो लॉ है. तो डी फैक्टो लॉज अप्लाई नहीं होते हैं, राइट? क्योंकि इंडिया में हर क्रिमिनल लॉ में जो चेंज आता है वो चेंज प्रोस्पेक्टिव होता है, ना कि रेट्रोस्पेक्टिव होता है. वो चेंज क्या होता है? प्रोस्पेक्टिव होता है. ये देखो, he cannot be convicted under a law which with retrospective declares that act as an offense. आई बात समझ में? बराबर. चलो, ये तो कहता है कि पर्सन शैल नॉट बी पनिश्ड ट्वाइस, person shall not be punished and prosecuted twice for the same offense. However, a person can be prosecuted more than once before punishment, but he cannot be punished as well as prosecuted twice for the same act. ठीक है, ना ही पूछताछ होगी और ना ही सजा मिलेगी अगर ऑलरेडी मिल चुकी है. क्यों कहता हूँ ये मैं ज़्यादा काम का है? रीज़न बहुत सिंपल है, 3 कंडीशंस है. पहला, आप सेल्फ इनक्रिमिनेशन के टाइम पर, सेल्फ इनक्रिमिनेशन इज फोर्सफुल कन्फेशन, इट इज फोर्सफुल कन्फेशन, तो पहले आप अक्यूज रहने चाहिए, यू मस्ट बी अक्यूज्ड. दूसरा, यू शुड बी कंपेल्ड टू बी अ विटनेस. एंड तीसरा, बाय बीइंग अ विटनेस वॉट एवर यू से, वॉट एवर यू अग्री, दैट विल बी यूज्ड अगेंस्ट यू. इफ ऑल द 3 कंडीशंस गेट सेटिस्फाइड, तो इन दैट केस you will be protected under 20 clause 3, right? आर्टिकल 21. अब आर्टिकल 21 क्या है? आर्टिकल 21 कॉन्फर्स ऑन एवरी पर्सन द फंडामेंटल राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी. ठीक है, फुल स्टॉप डिस्कस आ सकता है, बट तुम्हारा आंसर स्टार्ट ही इससे होना चाहिए, इस लाइन से. नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ. ठीक है, अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ. आई बात समझ में? क्लियर हुआ ये? अच्छा, अब आर्टिकल 21 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, एक लाइफ का पार्ट, दूसरा पर्सनल लिबर्टी का पार्ट. अब यहाँ पे ये पैराग्राफ पूरे लाइफ की बात कर रहा है. ठीक है, सो दिस इज राइट ऑफ लाइफ. क्या बात हो रही है इसमें? राइट ऑफ लाइफ इंक्लूड्स दोज थिंग्स विच मेक लाइफ मीनिंगफुल. For example, the right of a couple to adopt a son is a constitutional right guaranteed under Article 21 of the Constitution. ठीक है, ये केस में हुआ था डिसाइड, इसीलिए यहाँ सन लिखा हुआ है. तो उठ के चिल्लाना मत कि सर ये क्या है, डॉटर क्यों नहीं. वो केस की बात हो रही है. द राइट टू लाइफ enshrined in Article 21 of the Constitution deals with right to live with human dignity and respect. Right to live in freedom
फ्रॉम नॉइस पोल्यूशन इज अ फंडामेंटल राइट प्रोटेक्टेड अंडर आर्टिकल 21। देखो साफ साफ ये है कि भाई यहाँ पे जो लाइफ है ना, इसको समझाया गया है टू हैव अ पीसफुल, डिग्निफाइड एंड रिस्पेक्टफुल लाइफ। तो अगर मुझे चाहिए कि मेरी जिंदगी पीसफुल रहे, डिग्निफाइड रहे, ठीक है, मेरा लाइवलीहुड अच्छा रहे, तो कुछ तो बेसिक राइट्स हैं जो मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि मुझे मिलने चाहिए। तो बस वही बेसिक राइट्स आपको यहाँ दिए गए हैं। बट यही अगर मैं बात करूं पर्सनल लिबर्टी को लेकर, तो इस पे बहुत सारी चर्चा और बहुत सारी गलतियां भी हुई है। जैसे गोपालन को बेवजह सजा देना वाज अ गलती। जो गोपालन कहने की कोशिश कर रहा था वही बाद में आपने हाँ कहा, पर गोपालन के केस में नहीं, मेनका गांधी के केस में, राइट। सो द मेजॉरिटी in the case of A.K. Gopalan versus State of Madras gave a narrow meaning to the expression personal liberty। क्या कहा आपने पर्सनल लिबर्टी के बारे में? आपने कहा पर्सनल लिबर्टी मतलब जब किसी इंसान की बॉडीली मूवमेंट, ठीक है, मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज रिस्ट्रिक्टेड, जब किसी इंसान की मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड हो गई है, ठीक है, उसी को ही पर्सनल लिबर्टी का वायोलेशन कहता है। So majority in the case of Gopalan versus State of Madras gave a narrow meaning to the expression personal liberty with the subject matter to Article 22 confining the liberty। ठीक है, क्या कहा? The majority of the judges also took a narrow view in the expression। हाँ, दो चीजें यहाँ पे आपने गलती की थी। गोपालन केस में दो चीजों की गलती की थी। एक तो पर्सनल लिबर्टी का डेफिनेशन बहुत ही फालतू दिया आपने, प्लस ये जो प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ है उसको आपने बहुत ही गलत तरीके से समझाया, जो आपने फिर से चेंज कर दिया। आपकी समझाना, जो समझाने का तरीका था आपने वो फिर से बदल दिया, ठीक है। और वही आपने कहा जो गोपालन के केस में आपको कहने चाहिए था, गोपालन जो आपको समझा रहा था, ठीक है। ये देखो, द मेजोरिटी ऑफ जजेस ऑल्सो टुक द नैरो व्यू इन इन दिस केस, बराबर। अब देखो, बट सब चीजें तुम्हारी चेंज हो जाती है अचानक मेनका गांधी केस में। ये देखो, गोपालन केस में लिबर्टी की एक्सप्लेनेशन दी है। कह रहे हैं कि भाई अगर एक इंसान की मूवमेंट रुकाई जाए दैट इज वायलेशन ऑफ पर्सनल लिबर्टी। बट ये सारा आपका नाटक सब बदल जाता है कब? मेनका गांधी केस में। सारी चीजें आप चेंज कर देते हो कब? मेनका गांधी केस में। ये देखो, ये पूरा रीड करोगे तो समझेगा। सब आप अपनी अलग डिसीजंस दे देते हो। पर्सनल आपका जो प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ का अंडरस्टैंडिंग है वो अचानक आप बड़ा कर दे देते हो, और आप ये कहते हो कि गोपालन केस में दिया गया जजमेंट जो है हम उसे ओवर रूल करते हैं और एक नई मीनिंग देते हैं, बराबर। द लॉ लेड डाउन गोपालन केस दैट द एक्सप्रेशन प्रोसेस ओनली फॉर द स्टैंडर्ड लॉ held to be incorrect in the bank nationalization case. Subsequently, in Menka Gandhi case, it was laid down the law must not to be taken to well settled that Article 21 does not include Article 19, and the law describing a procedure for depriving a person's liberty will have to meet the requirement of Article 21, also 19 as well as 14। अचानक तुम भूल जाते हो, फिर बाद में तुम तुम्हारे डिसीजंस को चेंज करते हो, नॉट राइट ना। आर्टिकल 22 अरेस्ट के टाइम पे आपको चार चीज़ें बताई जाएंगी। आर्टिकल 22 इज़ नॉट फॉर ऑल पर्सन्स, ठीक है। आर्टिकल 22 डज नॉट अप्लाई यूनिफॉर्मली टू ऑल पर्सन्स एंड मेक अ डिस्टिंक्शन बिटवीन,
ठीक है, आर्टिकल 22 बोलता है कि आर्टिकल 22 इज फॉर ऑल पर्सन्स except alien enemies and except persons who are preventively arrested or detained under preventive detention law। तो इन दोनों के लिए नहीं है, बाकी सब के लिए है। क्या आर्टिकल 22 क्या है? आर्टिकल 22 यही कि आपको अरेस्ट करने के पहले 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के पास ले जाएंगे, आपको आपके लीगल प्रैक्टिशनर से बात करने का मौका देंगे, ठीक है, आपको रीज़न बताएंगे कि आपको क्यों अरेस्ट किया, आपको मौका देंगे कि आप किसी को बता पाओ कि आप अरेस्ट हुए हो। प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या होता है? प्रिवेंटिव डिटेंशन मतलब अगर आप देश को खतरा हो या आप फिलहाल के लिए खतरा हो तो पुलिस आपको प्रिवेंटिव बेसिस पे अरेस्ट कर सकती है, प्रिवेंटिव ग्राउंड्स पे। प्रिवेंटिव अरेस्ट में पुलिस विल नॉट पनिश यू एंड नो ट्रायल विल स्टार्ट ऑल्सो, बेसिकली इट इज़ विदाउट ट्रायल। आपको सिर्फ उस काम को प्रिवेंट करने से लिए रोका होता है जिससे आपको खतरा है। एक तरीके का हाउस अरेस्ट ही होता है ये। जैसे आर्टिकल 370 हटाने के टाइम पे जम्मू कश्मीर में प्रिवेंटिव डिटेंशंस बहुत सारे हुए थे, ठीक है, बट कोई भी प्रिवेंटिव डिटेंशन 3 महीने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए अनलेस अगर सरकार को लगता है कि इसकी कस्टडी अभी भी ये प्रिवेंटिव ग्राउंड्स पे अंदर ही रहना चाहिए तो फिर अंदर रखा जा सकता है, ठीक है। प्रोटेक्शन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स लेबर 23 एंड चाइल्ड लेबर 24, बराबर, ये 24 में दिया हुआ है। अब हम लोग करेंगे सीधे 5 तरीके के रिट्स। चलो 5 तरीके की रिट समझेंगे कौन सी है, ठीक है। रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस, मैंडमस, को वारंटो, प्रोहिबिशन, सर्टैरियो या सर्शूरियो, ठीक है, वो समझेंगे। अगर आप नोटिस करोगे तो मैं पूरा कॉन्स्टिट्यूशन डिटेल्ड रिवीजन ही कर रहा हूँ, कैसे पढ़ते हैं यहाँ तक मैं सारी चीज़ें अब तक बता चुका हूँ। प्रीएम्बल हो गया, नेचर हो गया, 12 हो गया, 13 हो गया, 14 हो गया, ठीक है, यहाँ तक हम सब पढ़ चुके हैं अब तक। वी आर हेडिंग टूवर्ड्स दिस पार्ट जिस क्रूशल वन, ठीक है। तो ये अब से लेकर 45-50 मिनट्स जाएगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन के अलावा इस वीडियो में और कुछ नहीं होगा बिकॉज आई डोंट हैव सफिशेंट टाइम टू रिकॉर्ड, ठीक है, इसीलिए। चलिए शुरू करते हैं। देखो, रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस की ज़रूरत तब पड़ती है जब आपकी लिबर्टी क्वेश्चनेबल हो, ठीक है, जब आपकी लिबर्टी को कोई पुलिस या कोई सरकारी अथॉरिटी उठा के ले जाती है, मतलब आपको उठा के ले जाती है ऑब्वियसली, तो उस दौरान हेबियस कॉर्पस की मदद से उस अथॉरिटी, उस ऑफिसर से ये पूछा जाता है कि तुमने किन ग्राउंड्स पे ये हरकत की है, ठीक है। और मैंडमस की ज़रूरत तब पड़ती है जब कोई सरकारी अथॉरिटी अपना कार्य ना करे, अपने दिए गए कानूनी कर्तव्य को ना निभाए, अपनी लीगल ऑब्लिगेशंस को फुलफिल ना करे, तब मैंडमस की ज़रूरत पड़ती है। देन इसके अलावा मैंडमस नहीं काम आ सकता है गवर्नर, प्रेसिडेंट या किसी प्राइवेट पर्सन के अगेंस्ट। प्लस मैंडमस एक ऑल्टरनेटिव रेमेडी है। इनफैक्ट हर एक रिट एक ऑल्टरनेटिव रेमेडी है जब आपके पास कोई और ऑप्शन है। अब और ऑप्शन का मतलब, मान लो अगर कोई सरकारी ऑफिसर काम नहीं कर रहा, तो ऐसे केसेस में तो आप अगर उसके सीनियर को अपील कर सकते हो तो यू विल फर्स्ट गो फॉर फाइलिंग अपील, देन यू विल अप्लाई फॉर रिट पिटीशन, इवन इफ ओनली इफ द हायर अथॉरिटी डिड नॉट कोऑपरेट और डिड नॉट गिव यू द सफिशिएंट रिप्लाईज, ठीक है। तो मैंडमस इज यूज्ड एज एन ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ रिलीफ। देन तीसरा आता है को वारंटो। को वारंटो का मतलब ये होता है कि बाय व्हाट अथॉरिटी, अगर कोई, देखो को वारंटो में 4 चीज़ें बहुत ज़रूरी है। देयर हैज़ टू बी अ पब्लिक ऑफिस, दैट पब्लिक ऑफिस शुड हैव अ पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व्ड, somebody should occupy that office, and that occupancy should be illegal, should be unlawful. If those 4 conditions getting fulfilled, then in that case a quo warranto can be filed against such particular person who is occupying that public franchise, that government franchise illegally. Prohibition और सर्टैरियो, दोनों रिट्स गवर्नमेंट अथॉरिटीज के अगेंस्ट काम नहीं आती, दोनों रिट्स काम आती है जुडिशरी अथॉरिटी के अगेंस्ट, कोर्ट के अगेंस्ट, ट्रिब्यूनल के अगेंस्ट, कोर्ट ऑफिसर के अगेंस्ट, इनके अगेंस्ट काम आती है। कैसे काम आती है? तो भाई अगर कोई कोर्ट अपनी जुरिस्डिक्शन को क्रॉस करने की कोशिश करता है
तो प्रोहिबिशन की मदद से आप उसे रोक सकते हो। अब अगर वो जुरिस्डिक्शन क्रॉस कर चुका है, मतलब द कोर्ट हैज एक्सीडेड द जुरिस्डिक्शन and decided the case, decided a particular case. See, until and unless the court has not decided the case, you still have the right to file a prohibition, you still have a writ of prohibition to file, and that writ will stop the court. What if the what if the decision is given, what if the matter has been resolved, but the problem is court has violated the jurisdiction, court has made a jurisdictional error, court has exceeded the jurisdiction, तो तब क्या? तो in that case prohibition will not work, then you have to file a writ of certiorio या certiorari, whatever it has been pronounced. तो आप फिर certiorari फाइल करोगे और उसको बोलोगे कि भाई जो डिसीजन पास किया वो डिसीजन अब हम क्वैश करते हैं। कौन कहेगा ऐसा? तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि रिट्स जो है हम वो फाइल करते हैं इंडिया के टॉप मोस्ट कोर्ट्स में। आर्टिकल 32 हमें परमिशन देता है कि हम रिट फाइल कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के पास। आर्टिकल 226 हमें परमिशन देता है कि हम रिट फाइल कर सकते हैं हाई कोर्ट के पास, है कि नहीं? बराबर। इस प्रकार से रिट्स काम आती है। अब क्वेश्चन आता है कि सर अगर इंडिया का पार्लियामेंट एक्टिव नहीं है तो उस केस में क्या? अगर इंडिया का पार्लियामेंट एक्टिव नहीं है तो उस केस में प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस पास करके उस टाइम पर चाहे तो प्रेसिडेंट के ऑर्डिनेंस की मदद से उस टाइम पे अगर हम चाहें तो उस पर्टिकुलर ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर उस पर्टिकुलर इमरजेंसी, उस पर्टिकुलर अर्जेंसी के साथ डील कर सकता है। कौन सी सिचुएशंस में प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस पास कर सकता है? तो देखो, सिचुएशन सच एज कोई एग्जीक्यूटिव इशू है, लेजिस्लेटिव इशू है या जुडिशरी इशू या मिलिट्री मैटर्स है, तो इन सारे केसेस में अगर चाहे तो ऑर्डिनेंस पास किया जा सकता है प्रोवाइडेड पार्लियामेंट एक्टिव ना हो। कोई भी ऑर्डिनेंस अगर पास होता है तो उसकी वैलिडिटी 6 महीना होती है। 6 महीने बाद उस ऑर्डिनेंस को ऑटोमेटिकली वो ऑर्डिनेंस इनएक्टिव या वॉइड डिक्लेयर हो जाता है। अब ये जो पावर प्रेसिडेंट के पास है 123 के अंदर, सेम पावर गवर्नर के पास भी है, बट कुछ हल्की फुल्की चेंजेस हैं। जैसे गवर्नमेंट मिलिट्री मैटर्स में ऑर्डिनेंस नहीं पास कर सकता, ये ऑब्वियस है। दूसरा, कोई भी ऑर्डिनेंस हो, फिर वो गवर्नर का हो या प्रेसिडेंट का हो, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के एडवाइस पे ही पास होता है। ऑल्सो गवर्नर के ऑर्डिनेंस को प्रेसिडेंट का अप्रूवल लगता है। एंड इफ अगर गवर्नर का ऑर्डिनेंस पार्लियामेंट के किसी लॉ के साथ कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है तो फिर लॉ प्रिवेल नहीं करेगा, गवर्नर का ऑर्डिनेंस प्रिवेल करेगा। इस बात को ध्यान रखना, ठीक है? बाकी दोनों ऑर्डिनेंस में कुछ कॉमन सिमिलैरिटीज हैं, जैसे दोनों ऑर्डिनेंस प्रेसिडेंट का हो या गवर्नर का, वैलिडिटी 6 महीना ही होती है। ऑल्सो दोनों ऑर्डिनेंसेस अगर रिस्पेक्टिव लेजिस्लेटिव बॉडीज में लाए जाते हैं, जैसे अगर प्रेसिडेंट का ऑर्डिनेंस पार्लियामेंट में लाया जाता है, क्योंकि पार्लियामेंट फिलहाल इनएक्टिव है, आगे तो एक्टिव होगी ना, तो जैसे ही एक्टिव होगी उसके 6 हफ्ते के अंदर लाया जाता है। ठीक वहाँ पर भी जैसे ही स्टेट असेंबली एक्टिव होगी, वहाँ से जैसे रीएक्टिव हुई है, रीअसेंबल हुई है, वहाँ से 6 हफ्ते के अंदर गवर्नर के ऑर्डिनेंस को वहाँ लाया जाता है। आई बात समझ में? चलो नेक्स्ट जो काम की चीज़ें हैं जिन्हें डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है, शेड्यूल 7 तीन लिस्ट की बात करता है, लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3। लिस्ट 1 यूनियन लिस्ट, लिस्ट 2 स्टेट लिस्ट, लिस्ट 3 कॉन्करेंट लिस्ट। लिस्ट 1 में जो भी मैटर्स हैं, तकरीबन 97 मैटर्स हैं, इन मैटर्स पे लॉ बनाने का पावर दिया हुआ है सेंटर को, मतलब यूनियन पार्लियामेंट को। लिस्ट 2 में जो भी मैटर्स हैं उन मैटर्स को लॉ बनाने का काम दिया गया स्टेट असेंबलीज को। एंड लिस्ट 3 में जो भी मैटर्स हैं उन पे लॉ बनाने का काम दिया गया दोनों को, ठीक है? अब दिक्कत यहाँ से शुरू होती है, क्या दोनों भी, फिर वो पार्लियामेंट हो या स्टेट हो, क्या दोनों भी सेम मुद्दे पे लॉ बना सकते हैं? आंसर इज यस, सेम मुद्दे पे लॉ बना सकते हैं। इतना ही नहीं, इनफैक्ट दोनों के लॉस प्रिवेल भी करेंगे अपनी अपनी एंड्स पे, क्योंकि सेंटर का लॉ जो होता है वो कब प्रिवेल करता है? कहने से सेंटर का लॉ प्रिवेल करता है, सेंटर का लॉ प्रिवेल करता है होल ऑफ इंडिया पे, स्टेट का लॉ प्रिवेल करता है, ठीक है, होल ऑफ स्टेट में। तो अगर लिस्ट 3 के मुद्दे पे अगर दोनों लॉ बनाते हैं तो दोनों लॉ अगर एक दूसरे से कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रहे हैं तो दोनों इक्वली प्रिवेल भी करेंगे। तो क्वेश्चन आता है, तो सर फिर व्हाट इफ कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं? तो अगर कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है तो फिर सेंटर का लॉ प्रिवेल करेगा, स्टेट का लॉ प्रिवेल नहीं करेगा। बट सर इस प्रकार से तो स्टेट के साथ गलत है।
तो इसका कोई एक्सेप्शन है? क्या है? वो स्टेट जानी चाहिए प्रेसिडेंट के पास और प्रेसिडेंट को समझाना चाहिए कि सर हमारा लॉ जो हम हमारे स्टेट के लिए बना रहे हैं लिस्ट 3 के मुद्दे पे, वो लॉ हमारे स्टेट पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा काम का है और ज़्यादा रेलेवेंट है एज कम्पेयर टू जो लॉ हमें ज़बरदस्ती फॉलो करने को बोला जा रहा है। तो उस केस में अगर प्रेसिडेंट कन्विंस हो जाते हैं तो प्रेसिडेंट एसेंट देंगे, और अगर प्रेसिडेंट अपना एसेंट दे देते हैं तो फिर सिर्फ उस स्टेट में उनका लॉ प्रिवेल करेगा, ना कि सेंटर का लॉ विथ रिस्पेक्ट टू मैटर इन द थर्ड लिस्ट। बट क्या सर लिस्ट 2 में सेंटर इंटरफेयर कर सकता है? नहीं। क्या लिस्ट 1 में स्टेट इंटरफेयर कर सकता है? नहीं। ये दोनों भी इंटरफेयर नहीं कर सकते। कुछ एक्सेप्शंस है क्या? बोलना है 5 एक्सेप्शंस है। किसके? स्टेट के लिस्ट 1 में इंटरफेयर करने के 5 एक्सेप्शंस है कि सेंटर के लिस्ट 2 में इंटरफेयर करने के 5 एक्सेप्शंस है? याद रखना, सेंटर के लिस्ट 2 में इंटरफेयर करने के 5 एक्सेप्शंस है। कौन से 5 एक्सेप्शंस है? सबसे पहले आता है नेशनल इंटरेस्ट, ठीक है, सबसे पहले आता है नेशनल इंटरेस्ट, फिर आता है स्टेट इमरजेंसी, फिर आता है स्टेट इमरजेंसी, देखो प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी, पहले आता है नेशनल इंटरेस्ट, फिर स्टेट इमरजेंसी, फिर आता है ब्रेक डाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, बेसिकली प्रेसिडेंशियल रूल लगाना क्योंकि सरकार गिर गई है वहां, एंड फिर आता है ऑन रिक्वेस्ट ऑफ 2 और मोर स्टेट्स, बराबर, और फिर लास्ट आता है टू एनफोर्स एनी इंटरनेशनल अग्रीमेंट और ट्रीटी और एनी कन्वेंशन। इन 5 केसेस में सेंटर चाहे तो स्टेट के मामलों में इंटरफेयर कर सकती है, ठीक है। अब देर आर सर्टेन डॉक्ट्राइन्स विच आर सपोज टू बी अंडरस्टूड। पहला आता है टेरिटोरियल डिस्ट्रीब्यूशन। टेरिटोरियल डिस्ट्रीब्यूशन डॉक्ट्राइन कहता है कि वो लॉ जो पार्लियामेंट बनाएगी वो होल ऑफ इंडिया पे अप्लाई होगा, ठीक है। फिर पिथ एंड सब्सटेंस कहता है कि वो लॉ सॉरी टेरिटोरियल डिस्ट्रीब्यूशन खत्म ही नहीं हुआ, मैं पिथ एंड सब्सटेंस पे आ गया। पिथ एंड सब्सटेंस टेरिटोरियल डिस्ट्रीब्यूशन कहता है कि वो लॉ जो पार्लियामेंट बनाएगी वो होल ऑफ इंडिया अप्लाई होगा, ठीक है। वो लॉ जो स्टेट असेंबलीज बनाएगी वो होल ऑफ स्टेट अप्लाई होगा। फिर यूनियन टेरिटरीज के, तो यूनियन टेरिटरीज के मुद्दों पे, यूनियन टेरिटरीज के मैटर्स को संभालने का काम, इन सब चीज़ों को देखने का काम जो है, यूनियन टेरिटरी को मैनेज करने का काम सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, या सेंट्रल गवर्नमेंट हो सकता है प्रेसिडेंट को पूरी यूनियन टेरिटरी का एडमिनिस्ट्रेशन दे सकती, ठीक है। जनरली यूनियन टेरिटरी सेंटर ही संभालता है, ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अच्छा, देन इनके अलावा क्या है सर? इनके अलावा पिथ एंड सब्सटेंस एक रूल है। पिथ का मतलब होता है टाइटल, सब्सटेंस का मतलब होता है कंटेंट, ठीक है। याद रखना, ये जो पिथ एंड सब्सटेंस रूल है ना, ये जो पिथ एंड सब्सटेंस रूल है, जो रूल बना रखा है, ये शेड्यूल 7 के पॉइंट ऑफ व्यू से बना के रखा है। मतलब ये रूल शेड्यूल 7 को ही रिस्पेक्ट करता है, ये शेड्यूल 7 की बात करता है, ठीक है। पिथ का मतलब होता है टाइटल, सब्सटेंस का मतलब होता है कंटेंट, ठीक है। मतलब अगर मैं कहूं तो लिस्ट 1, क्या ये एक तरीके का टाइटल है सर? हाँ, ठीक है। उसका जो कंटेंट है, उसका जो कंटेंट है उसमें 97 मैटर्स है, तो क्या वो सब्सटेंस हो गया? तो आंसर इज यस, ठीक है। पिथ मीन्स टाइटल, सब्सटेंस मीन्स कंटेंट, बराबर। सिमिलरली लिस्ट 2, उसमें 63 आइटम्स है, 63 मुद्दे हैं, तो क्या वो उसका कंटेंट हो गया? हाँ। स्टेट लिस्ट पिथ हो गया? हाँ। अब देखो, अगर आप अपनी पिथ को छोड़ के दूसरे की पिथ में इंटरफेयर करके अगर उसके सब्सटेंस पे लॉ बनाने की कोशिश करते हो तो सुप्रीम कोर्ट इस डॉक्ट्राइन की मदद से आपको रोक सकता है। उदाहरण के तौर पर मान लो अगर कोई भी राज्य सरकार रेलवे के मुद्दे पे इंटरफेयर करके कोई रूल या लॉ पास करती है, तो क्या केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट जाकर कह सकती है कि उस राज्य सरकार को समझाओ और इसको कहो अपने पिथ में रहे, अपने पिथ पे लॉ बनाए, हमारे पिथ में लॉ नहीं बनाए? आंसर इज यस। सिमिलरली अगर केंद्र सरकार स्टेट पुलिस की सैलरीज के बारे में कोई लॉ बनाती है,
तो ऐसे केसेस में क्या स्टेट गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट को जाके कह सकती है कि इस सेंटर को समझाओ? यस, ठीक है। तो इसे पिथ एंड सब्सटेंस को यूज किया जाता है। कलरेबल लेजिस्लेशन और सेपरेशन ऑफ पावर्स, ये दोनों डॉक्ट्रिन्स जो है सेम ही बात करते हैं, ठीक है। दोनों की आइडियोलॉजी सेम ही है, ठीक है, दोनों एक ही चीज समझाते हैं। अब कलरेबल लेजिस्लेशन कहता है कि जो काम आप डायरेक्टली नहीं कर सकते हो, वो काम आप इनडायरेक्टली करने का भी विचार नहीं कर सकते। ये समथिंग विच यू कैन नॉट डू डायरेक्टली इज समथिंग यू कैन नॉट डू इट इनडायरेक्टली ऑल्सो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, पार्लियामेंट का काम है लॉ बनाना, एग्जीक्यूटिव का काम है लॉ इन्फोर्स करना, और जुडिशरी का काम है लॉ इम्प्लीमेंट करना, ठीक है। अब अगर जुडिशरी लॉ बनाने के बारे में सोचेगी या एग्जीक्यूटिव जुडिशरी मैटर्स में इंटरफेयर करेंगे, जस्टिस दिलवाएंगे, तो ये तो ऐसा हो गया कि आप ऐसा कुछ करने की कोशिश करो जो आपकी लिमिट के बाहर है कि नहीं? तो क्या ऐसे केसेस में आपको रोका जाएगा? हाँ। अब आप वो डायरेक्टली करो या इनडायरेक्टली करो, आपको दोनों केसेस में रोका जाएगा। आंसर इज यस। समझा? सो द कंक्लूजन इज, जैसे फॉर एग्जांपल अगर सेंट्रल गवर्नमेंट जुडिशरी मैटर्स में इंटरफेयर करती है, तो क्या उसे रोका जाएगा इनडायरेक्टली अगर करती है? तो आंसर इज यस। अगर मान लो मोदी गवर्नमेंट जजेस अपॉइंटमेंट प्रोसेस कर रही है, तो क्या दे विल बी स्टॉप्ड? यस, दे विल बी स्टॉप्ड। या फिर मान लो जुडिशरी जो है वो इंटरफेयर कर रही है सेंटर मैटर्स में, एग्जीक्यूटिव मैटर्स में, तो क्या वो गलत माना जाएगा? आंसर इज यस, वो गलत माना जाएगा, राइट। इस रूल के हिसाब से हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन कहता है कि कभी कभी दो अलग अलग प्रोविजंस अलग अलग जगहों पे अगर दिए हुए हैं किसी लॉ में, या अलग अलग पार्ट में दिए हुए हैं किसी लॉ के, बट आपस में अगर वो कनेक्शन मेंटेन करते हैं, तो मेक श्योर करो कि आप उन दोनों प्रोविजंस को अच्छे से पढ़ो और उस कनेक्शन को समझो। और अगर आपको कनेक्शन, वो रिकंसिलिएशन अगर आपको समझ आ रहा है, मतलब वो कनेक्शन अगर आपको समझ आ रहा है, तो आपकी इंटरप्रिटेशन हार्मोनियस होगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आई पर्सनली फील पार्ट 2 and part 3 should be read together, because part 2 talks about citizenship, part 3 talks about fundamental rights, and fundamental rights are for citizens only, right? So part 2 and part 3 should be read together in the sense, like, if we talk about this fundamental right is given to a citizen, so it is important to understand who will get the citizenship. So these both are connected, conciled to each other. And harmonious construction rule says make sure you read them together, or you read them by keeping this thought in your mind that both the parts have connection. समझा? चलो, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का मतलब, उसका दूसरा नाम भी है बाय द वे, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का दूसरा नाम है सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन मतलब जब पार्लियामेंट लॉ बनाने का काम किसी और को डेलीगेट करती है। जब पार्लियामेंट लॉ बनाने का काम क्या करती है? किसी और को डेलीगेट करती है। तो ऐसे केसेस में क्या पार्लियामेंट पहले तो ऐसा कर सकती है? आंसर इज यस, पार्लियामेंट ऐसा कर सकती है। अब मान लो अगर पार्लियामेंट ऐसा कर रही है, तो क्वेश्चन आता है किसे देगी, किसे पार्लियामेंट किसे डेलीगेट करेगी? तो अगर पार्लियामेंट लॉ बनाने का काम गवर्नमेंट को दे रही है, कुछ काम गवर्नमेंट पे डाल रही है कि ये मान लो ये मुद्दे तुम देख लो, या ये रूल्स तुम पास करना। अब गवर्नमेंट मतलब गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज की बात कर रहा हूँ। जैसे कंपनीज एक्ट पार्लियामेंट ने बनाया, बट उसके रूल्स सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करता है, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स उसके रूल्स नोटिफाई करता है। तो ये रूल्स नोटिफाई भी पार्लियामेंट ही करना चाहिए था ना, ये रूल्स इनैक्ट भी पार्लियामेंट ही करना चाहिए। तो पार्लियामेंट बोलता है मेरे पास इतना सब कुछ टाइम नहीं है बॉस, सम जॉब यू परफॉर्म। तो अगर पार्लियामेंट कुछ काम लॉ बनाने का या लॉ में ही कुछ काम अगर हैंडओवर कर देता है गवर्नमेंट को, तो क्या उसे एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेशन कहता है? अब अगर पार्लियामेंट कुछ काम हैंडओवर कर देता है जुडिशरी को, ठीक है, जैसे सीपीसी में प्रोसीजर्स को और सिंप्लीफाई करना, या सीपीसी सीआरपीसी में कोई रूल्स या प्रोसीजर लाना, या कोई ऑर्डर पास करना, तो ऐसे केसेस में अगर कोई हाई कोर्ट ऑफ इंडिया, मतलब किसी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट को अगर कोई नया रूल या नया ऑर्डर पास करना रहता है सीपीसी या सीआरपीसी के अंदर, तो क्या वो कर सकता है? हाँ।
क्या वो बना सकते हैं? यस। बट सर रूल ऑर्डर पास करना तो पार्लियामेंट का, वही तो समझा रहा हूँ, पार्लियामेंट ने वो काम किसी और को दे दिया है, बराबर। उसे क्या कहते हैं? एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेशन नहीं। अब क्योंकि वो काम दिया गया जुडिशरी को, तो इसीलिए उसको कहेंगे जुडिशियल लेजिस्लेशन। ठीक उसी तरह पार्लियामेंट ऑटोनॉमस बॉडीज को कुछ काम दे देती है, ठीक है। अब ऑटोनॉमस बॉडीज जैसे आईसीएसआई हो गया हमारा इंस्टीट्यूट, तो आईसीएस अपने रूल्स खुद सेट करता ही है, बट हालांकि ये काम तो पार्लियामेंट करता, पार्लियामेंट बोला तुम देखो, तो इसीलिए इसको ऑटोनॉमस लेजिस्लेशन कहता है। वैसे ही हर एरिया में, लोकल एरिया में एक म्युनिसिपल बॉडी होती है जिसे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन कहते हैं। तो अगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को ये काम दे दिया गया है कि भाई तुम्हारे एरिया के लॉस तुम ही बताओ, तुम ही बनाओ कौन सा रास्ता वन वे होगा, कौन सा रास्ता टू वे होगा, कहाँ पार्किंग होगी, कहाँ पार्किंग नहीं होगी, कहाँ सीवेज होना चाहिए, कहाँ सीवेज नहीं होना चाहिए, वो तुम ही देखो। तो उस केस में क्या म्युनिसिपल अथॉरिटी को मिला गया पावर अपनी एरिया के लिए लॉ बनाना, क्या उसे एक प्रकार का डेलीगेटेड लेजिस्लेशन कहते हैं? हाँ, बट किस नाम से? तो उसे म्युनिसिपल लेजिस्लेशन कहते हैं। और पांचवा आता है कॉलोनियल लेजिस्लेशन। हालांकि मैं कॉलोनियल लेजिस्लेशन को अप्रिशिएट नहीं करता और ना ही इसे मानता हूँ, ठीक है, क्योंकि इंडिया इज नो लॉन्गर डिवाइडेड इनटू कॉलोनीज, एंड सिंस इट इज नो लॉन्गर डिवाइडेड इनटू कॉलोनीज, तो क्वेश्चन ऑफ डिस्कसिंग कॉलोनियल लेजिस्लेशन डज नॉट अराइज ओनली। ये अंग्रेजों के टाइम की बात थी, आप इसको नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, ठीक है। सेपरेशन ऑफ पावर्स, मॉन्टेस्क्यू थियरी, देखो ये मॉड्यूल में भी है और हमारे टेक्स्ट बुक में भी है। आपकी जानकारी के लिए आपको दिखा देता हूँ मैं, प्लीज इसको इग्नोर मत करना और अच्छे से पढ़ना। ये देखो, चैप्टर ही चेंज हो, ये रहा। ये भी 10 टाइप्स बताया मैंने आप लोग को, ये देखो। अब इसको पढ़ो ध्यान से, स्क्रीनशॉट लो और इसको रीड करो, या फिर पेज नंबर 83 पे आ जाओ और इसे रीड करो। ये वही कहता है। इसका दूसरा नाम क्या है? इसका दूसरा नाम है मॉन्टेस्क्यू थियरी। ये देखो, आई बात समझ में? गेटिंग माई पॉइंट? यस। समझा? फिर क्या था? हाँ, ये देखो आर्टिकल 301, कि भाई आपको भले बिजनेस बिजनेस सब करना है, जो करना है सबका फ्रीडम है आपको, बट इसमें भी कुछ एक्सेप्शंस है। फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स, ये क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पे, ये पूरा क्वेश्चन बन सकता है, सब्जेक्ट टू एक्सेप्शन। तो क्वेश्चन आता है कि आपको धंधा करने का तो हक है, बिजनेस करने का तो हक है, ठीक है। क्या पार्लियामेंट लॉ बना के उस पर रिस्ट्रिक्शन डाल सकता है? डाल सकता है, ठीक है। impose such restriction impose such restriction on the freedom of trade, commerce and intercourse as may be required in public interest। जैसे कोविड के टाइम पे निर्मला सीतारमण जी ने कहा था कि आज के बाद इंडिया में ई सिगरेट्स बैन हो जाएंगे, तो जो भी ई सिगरेट्स बनाने वाली कंपनी थी, ठीक है, उनके तो नुकसान हो गए, उनके तो लॉ लग गए। पार्लियामेंट टू मेक प्रेफरेंस और डिस्क्रिमिनेशन, पार्लियामेंट कैन नॉट बाय मेकिंग एनी लॉ गिव प्रेफरेंस टू वन स्टेट, ठीक है, ओवर द अदर्स, or make discrimination between the states except which is declared by that law. It is necessary to do so for the purpose of dealing with the situation arising from scarcity of goods any part of the territory of India। हालांकि दो स्टेट्स के बीच में पार्लियामेंट ये तो नहीं बोल सकता कि आप ये पर्टिकुलर चीज़ उगाओ, ये और दूसरे को कह सकते हैं कि ये मत आप मत करो। तो इसीलिए पार्लियामेंट जनरली डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता, बट अगर किसी किसी स्टेट में कोई चीज़ ज़रूरी है कि वहाँ पे स्केर्सिटी ऑफ गुड्स है, तो ऐसे केसेस में पार्लियामेंट बोल सकता है। आंसर इज यस। पावर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, लेजिस्लेशन ऑफ द स्टेट मे बाय लॉ इम्पोज ऑन गुड्स इंपोर्टेड फ्रॉम अदर स्टेट्स, तो वो तो है ना, वो तो इम्पोर्ट ड्यूटी लगा सकती है, ठीक है। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज कर सकती है, बराबर। अच्छा, कुछ जगहों पर स्टेट मोनोपोली है, वो आप तो कुछ नहीं कर सकते, वो तो चलेगा ही,
ये हम लोग ने थोड़ी देर पहले भी पढ़ा था, तो ये एक बार रीड कर लेना, ये भी एक बार रीड कर लेना। मेरे गूगल ड्राइव में फर्स्ट वीडियो जो इस JIGL का संजीवनी बैच वर्जन 2 का जो 2.0 का जो हम लोगों ने वीडियो डाला है मेरा वाला, उसकी कमेंट सेक्शन में आपको मेरे गूगल ड्राइव की लिंक मिलेगी। ठीक है, वो ध्यान देना, उसको एक बार अच्छे से देख लेना। ठीक है जी, चलो। जुडिशरी तो नॉर्मल सी बात है, उसमें अभी क्या ही डिस्कशन करना है। हाँ, अब आता है ये टाइप्स ऑफ बिल्स और ये सब। भाई साहब ये थोड़ा बोरिंग सा चीज़ है और आई फील इररिलेवेंट सा, इसे नहीं रखना चाहिए सिलेबस में, बट ठीक है, ICS को बोले फाइनल। ठीक है, कल को तुमको पूछा डिस्कस टाइप्स ऑफ बिल्स, तो एक होता है ऑर्डिनरी बिल, इट मे बी इंट्रोड्यूस इन आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक है, फिर एक मनी बिल, इट मे बी इंट्रोड्यूस इन लोकसभा ओनली। फिर होता है फाइनेंस बिल, कैटेगरी 1 मे बी इंट्रोड्यूस ओनली इन लोकसभा, कैटेगरी 2 मे बी इंट्रोड्यूस इन एनी हाउस। फिर एक आता है अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन बिल, इट मे बी इंट्रोड्यूस्ड इन आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। हालांकि दोनों हाउसेस से इंट्रोड्यूस होता है, बट अप्रूवल दोनों हाउसेस से लेना पड़ता है। ठीक है, ऑर्डिनेंस रिप्लेसिंग बिल, मतलब ऑर्डिनेंस आगे जाके एक्ट बन रहा है, इट मे बी इंट्रोड्यूस आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। अ बिल इज अ ड्राफ्ट व्हिच बिकम्स लॉ आफ्टर इट इज बीन पास्ड बाय बोथ द हाउसेस एंड असेंटेड बाय द प्रेसिडेंट। ऑल लेजिस्लेटिव प्रपोजल्स आर brought बिफोर द पार्लियामेंट इन द फॉर्म ऑफ बिल्स। पार्लियामेंट मतलब वही बोथ द हाउसेस। ठीक है, टाइप्स ऑफ बिल एंड their specific features. Bill may be broadly classified into government bills and private member bills depending upon their initiation in the house by a ministers or a private members. Content wise, bills are further classified into original bill which embodied new proposals, ideas and policies, amending bills which seek to modify, amend and revise the existing acts, bills which seek consolidation of the existing amendments। मतलब चार लॉ को मिला के जो सेम ही बात कर रहे हैं, इससे अच्छा उनको मिला के कोड बना दो ना भाई। जैसे अभी फैक्ट्री एक्ट, मतलब पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट अलग, मिनिमम वेजेस एक्ट अलग, ग्रेचुटी अलग, प्रोविडेंट फंड अलग, इससे अच्छा सीधा लेबर वेज बना दो, लेबर वेज कोड बना दो। सोल प्रोपराइटर का इंसॉल्वेंसी अलग, पार्टनरशिप का इंसॉल्वेंसी अलग, कंपनी का इंसॉल्वेंसी अलग, इससे अच्छा सब मिलाकर IBC बना दो ना, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड, सबका एक साथ। तो कोड तब होता है जब वो कॉम्बिनेशंस होता है अलग अलग लॉ का जिसका सेम काम है। फिर रिपीलिंग एंड अमेंडिंग बिल, ठीक है, ये बेसिकली लॉ को हटाने के लिए रखा जाता है। वैलिडेटिंग एक्ट, टू गिव वैलिडिटी टू सर्टेन एक्शंस। बिल टू रिप्लेस ऑर्डिनेंस, ऐसा कोई गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस जो आगे जाके लॉ में कन्वर्ट हो रहा है। मनी बिल एंड फाइनेंस बिल्स। ये देखो फाइनेंस बिल के बारे में ये तीन चीजें पढ़ लेना। फाइनेंस बिल्स कैन बी फर्दर क्लासिफाइड फाइनेंस बिल्स कैटेगरी A and B। कैटेगरी A बिल कंटेन सर्टेन provisions dealing with any of the matters specified in clause A to F of clause 1 of article 110। मतलब आर्टिकल 110 क्लॉज 1 के अंदर A to F जिन मुद्दों की बात कर रहे हैं वो कैटेगरी 1 में आता है, तो कैटेगरी A में आता है। ठीक है, एंड अदर मैटर्स आर इन कैटेगरी B बिल which involves expenditure from the consolidated fund of India। The finance bill category A can only be introduced in Lok Sabha on the recommendations of the president। However, once it has been passed by the Lok Sabha, it is likely an ordinary bill and there is no restriction of the power of the Rajya Sabha on such bills। Finance bill category bill and ordinary bills can be introduced in either house of parliament। Okay, ordinance replacing bills are brought before parliament to replace an ordinance with or without modification promulgated by the president under article 123 of the constitution of a subject। ठीक है, तो रीड करने जैसे ही है ये सब। अब ये लॉ मेकिंग प्रोसीजर, ये आप नहीं भी पढ़ोगे आपको तो भी आता है, बचपन से ये चीज़ें आपको सिखाई गई है। ठीक है जी, फिर मैं कमिटीज़ की बात कर रहा था इसको एक बार रीड कर लेना, क्योंकि कोई भी लॉ बनने के पहले पार्लियामेंट्री कमिटीज उस पर बैठती है और एक्सपर्ट्स अपनी राय देती है, उसके बाद जाके एक बिल तैयार होता है। फिर वो बिल दोनों हाउसेस दोनों सदन में रखा जाता है एंड फिर परमिशन ली जाती है एंड प्रेसिडेंट के पास भेजा जाता है। तो दिस इज नथिंग बट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, अब देखो रजिस्ट्रेशन एक्ट में कॉन्स्टिट्यूशन ख़त्म करके मैं, मेरे पास है 20 मिनट, तो मैं
सोच रहा हूँ इस 20 मिनट में आपको रजिस्ट्रेशन एक्ट के इम्पोर्टेंस दे दूँ। देखो इस 20 मिनट्स में आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपको रजिस्ट्रेशन एक्ट के इम्पोर्टेंस दे दूँ। ठीक है, सबसे पहले उसका ऑब्जेक्टिव पढ़ लेना, क्यों बनाया है। दूसरा, टाइम पीरियड ऑफ रजिस्ट्रेशन पढ़ लेना, वो है ना 4 मंथ्स, 4 मंथ्स में नहीं दे तो एडिशनल 4 मंथ्स अलॉन्ग विद फीस ऑफ अप टू 10 टाइम्स। ठीक है, फिर प्लेस ऑफ रजिस्ट्रेशन पढ़ लेना। ठीक है, फिर सेक्शन 32 बिल्कुल इग्नोर मत करना, बहुत काम की चीज है। फिर रजिस्ट्रार व्हेन कैन रिफ्यूज, registrar when can refuse to register, when can refuse to register, कब मना कर सकता है रजिस्ट्रेशन करने से। ठीक है, तो ये भी काम की चीज है। इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड इफेक्ट ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन एक बार देख लिया तो भी ठीक है। ठीक है, हालांकि इन सब के अलावा रजिस्ट्रेशन ऑफ विल इज इम्पोर्टेंट। देन डॉक्यूमेंट्स फॉर विच रजिस्ट्रेशन इज मैंडेटरी, वो बहुत काम का है। प्लस डॉक्यूमेंट्स फॉर विच रजिस्ट्रेशन इज ऑप्शनल, भी बहुत काम है, सेक्शन 18। अब डॉक्यूमेंट्स फॉर विच रजिस्ट्रेशन कैनॉट बी डन, कैनॉट बी रजिस्टर्ड, रजिस्ट्रेशन कैनॉट बी डन, हो ही नहीं सकती रजिस्ट्रेशन। मतलब अगर इस चैप्टर को पढ़ने का प्रेफरेंस दे दूं मैं आपको, तो भाई पहला प्रायोरिटी आपको जाना चाहिए इन चीजों पे, दिस विल बी योर फर्स्ट प्रायोरिटी। देन टाइम पीरियड विल बी द सेकेंड प्रायोरिटी, सेक्शन 32 विल बी द थर्ड प्रायोरिटी। ठीक है, रजिस्ट्रेशन व्हेन कैन बी रिफ्यूज विल बी द फोर्थ प्रायोरिटी। अच्छा याद रखना, बलबीर कौर केस में हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है, कि अगर रजिस्ट्रेशन के दौरान ये पता चलता है कि स्टैम्प ड्यूटी नहीं पे की हुई है, तो रजिस्ट्रार रजिस्ट्रेशन करने से मना कर सकता है कि नहीं कर सकता है। कमेंट सेक्शन में बताना जरा, कैन ही रजिस्टर और ही कैन नॉट रजिस्टर, रजिस्ट्रेशन पॉसिबल या नॉट पॉसिबल। यस करेक्ट, वो रजिस्ट्रार रजिस्टर करने से मना नहीं कर सकता, रजिस्ट्रेशन इज पॉसिबल। हाँ, फर्क सिर्फ इतना है कि वो रेवेन्यू कलेक्टर को इन्फॉर्म कर देगा। क्या इन्फॉर्म कर देगा रेवेन्यू कलेक्टर को कि भाई साहब ये रजिस्टर्ड नहीं है, ये अंडर रजिस्टर्ड है, मतलब अनरजिस्टर्ड है, सॉरी ये अनस्टैम्प्ड है, अंडर स्टैम्प्ड है, तो आप इसको देख लो ज़रा। ठीक है, तो पहला हम ये रजिस्ट्रेशन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स का रजिस्ट्रेशन हो सकता है पहले वो कायदे से पढ़ लेंगे। ठीक है, ये उसके टॉपिक्स, फिर टाइम पीरियड, फिर रजिस्ट्रेशन, फिर सेक्शन 32 हु कैन अपीयर बिफोर द रजिस्ट्रार फॉर रजिस्ट्रेशन, फिर रजिस्ट्रेशन व्हेन कैन बी रिफ्यूज टू रजिस्टर, व्हेन रजिस्ट्रार कैन रिफ्यूज टू रजिस्टर, फिर आप प्लेस ऑफ रजिस्ट्रेशन पढ़ सकते हो। एंड लास्ट में एक बार इफेक्ट में देख लेना, वो भी इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन देख लेना, क्योंकि इफेक्ट ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन आपको खुद ब खुद समझ, अनरजिस्ट्रेशन आपको खुद ब अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट की इफेक्ट आपको खुद ब खुद समझ आ जाएगी। ठीक है, ये छोटा सा एक्ट है, 4 मार्क का कुछ पूछा तो पूछा, इसमें से पूछा जा सकता है, क्योंकि बाकी के 4-5 मार्क जो है वो टोपा को देने हैं जो इसी के साथ है। तो आखिरी वीडियो में वी विल बी डिस्कसिंग ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट एंड स्टैम्प एक्ट फॉर श्योर, बस दैट्स इट। ठीक है, आखिरी वीडियो में हम लोग यही डिस्कशन करेंगे। आपकी अगर कोई और ये डिज़ायर है या आपको कुछ और आपके एंड से चाहिए कि सर नहीं हमें ये भी बताओ करके, except for contract act, sale of goods and negotiable instrument act, those are 3 chapters which I will not take, that you can speak to Deepak sir, or I'll talk to Deepak sir to record a quick revision of these 3 chapters, or at least make you people aware that what are the important topics
in those 3 chapters. So I'll have a word with him definitely, and we'll have one small video for that purpose also, if and only if required. हाँ, ये देखो, ये comment section में तुम बताओ, ठीक है? जजमेंट के बेसिस पे हमको नहीं लगता ठीक, बट अगर आपको लगता है कि आपको चाहिए, तो फिर उस केस में आई विल स्पीक टू दीपक सर, we'll have a plan on it, we'll figure out what are the important concepts based on what is been asked in the previous एग्जाम्स, बिकॉज ये 3 चैप्टर्स EBCL में ओल्ड सिलेबस में हुआ करते थे, तो इसको ध्यान में रखते हुए वी कैन मूव अहेड, वी कैन गो अहेड, राइट? तो देखते हैं, पता करते हैं। बट आप कमेंट सेक्शन बताओ कि सर हमें इन 3 चीज़ों पे रिवीजन चाहिए, या हमें इन तीन चीज़ों पे एटलीस्ट इम्पोर्टेंस बता दो, तो मैं इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में वो एक्सपेक्ट करूँगा। जवाब आया तो आई विल प्रोसीड, जवाब नहीं आया तो आई विल नॉट प्रोसीड, वेरी क्लियर, ठीक है? सिर्फ वीडियो दिखाते बैठना नहीं है मेरा काम या हमारा काम, ठीक है? वी आर नॉट हेयर टू compete with any other institute just because they are into this style of making videos, इरिस्पेक्टिव व्यूज़ के चक्कर में नहीं। व्यूज़ के चक्कर में होता तो जेके शाह क्लासेस 2016 में कंपनी सेक्रेटरी का यूट्यूब चैनल बना दिया होता, राइट? देर आर रेगुलर क्लासेस जो हमारे रिविजन क्लासेस के कंपैरिजन में बहुत बढ़िया चलते हैं, बहुत चीज़ें हम लोग वहीं पढ़ लेते हैं। तो इसीलिए रिवीजन वगैरह की जो चीज़ें ये इसीलिए हम कर रहे हैं, प्रिसाइसली मैं इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि मार्केट में हो रही है ना, आप फिर कंपैरिजन करते हो, इसीलिए आई पर्सनली फील अ रिवीजन हैज़ टू बी डन ऑन ओन सेल्फ, ठीक है? यू शुड नॉट टेक हेल्प और यू शुड नॉट रिलाई ऑन अ पर्टिकुलर कंटेंट, फिर बी इट अ कंटेंट इशूड बाय अस और बाय मी और बाय सम अदर पर्सन, बिकॉज रिविजन सिंगल हैंडेडली होता है। आई टेल यू वन थिंग, हमारे टाइम पे, मेरे टाइम पे CS एग्जीक्यूटिव या प्रोफेशनल में कोई यूट्यूब पे वीडियोस नहीं होते थे। हमारी रिवीजन हम खुद देखते थे, कोई रिकॉर्डेड लेक्चर का कॉन्सेप्ट नहीं था। आपको पता है जितनी ज़्यादा सुविधा है, ये मम्मी की मेरी फेवरेट लाइन है और मैं इस लाइन पे बहुत ज़्यादा अमल करता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा इस लाइन को फॉलो करता हूँ। जितनी ज़्यादा सुविधाएं उतनी ज़्यादा परेशानियाँ, उतना ज़्यादा सेल्फ डाउट। The more you find out facilities, the more you will be stuck. Thank you. All the best. Study well.